हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नई डार्क रोमांटिक स्टोरी, चांद बियॉन्ड द स्काई, अ सागा ऑफ डार्कनेस। ये कहानी है एक लड़की की जो खुद रोशनी थी और एक ऐसे इंसान की जो अंधेरे में जीता था। प्यार, दर्द, सीक्रेट्स और डेस्टिनी सब कुछ इस स्टोरी का हिस्सा है। अगर आपको डार्क रोमांस, इमोशनल स्टोरीज और इंटेंस कैरेक्टर्स पसंद हैं तो ये कहानी आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। चांद बियॉन्ड द स्काई, एपिसोड 1, चांद का भागना। शुरू करते हैं कहानी का पहला एपिसोड। रामपुर गांव, काल्पनिक नाम। एक छोटे से घर के अंधेरे कमरे में एक लड़की घुटनों के बल जमीन पर मुंह छुपा कर रो रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, चांद। वह लड़की जो रो रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने देखा। आंसुओं से भीगी हुई गहरी काली आंखें और चांद जैसा छोटा सा चेहरा। वह दिखने में किसी आसमान से उतरी से कम नहीं लग रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उस लड़की ने रोते हुए कहा, दीदी हमें शादी नहीं करनी है, फिर कोई हमारी बात मानता क्यों नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर उसके सामने खड़ी लड़की, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होगी, वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने चांद को ऊपर से नीचे तक देखा। लाल कलर के दुल्हन के जोड़े में चांद इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। अगर कुछ कमी थी तो बस उसकी मुस्कुराहट की। उस लड़की ने चांद के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, चांद बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। चांद ने रोते हुए कहा, सिया दीदी, मामी जी हमारी शादी बूढ़े काका से करवा रही है, जिनके पहले से हमसे बड़े बड़े 4 बच्चे हैं। हम उनसे शादी नहीं करेंगे, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। सिया दीदी कहते हुए चांद फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने चांद की आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, चांद बच्चा रोना बंद कर, मैं आ गई हूँ ना, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी तुझे। अपनी सिया दीदी पर भरोसा है ना। सिया की बात सुनकर चांद ने डरी हुई नजरों से रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ से चली जाओ, दीदी कोई आ जाएगा। मामी बहुत बुरी है, वह हमेशा हमें मारती है, वह आपको भी मार देंगे, आप जाओ यहाँ से। चांद की बात सुनकर सिया ने पीछे पलट कर देखा। दरवाजे पर इस वक्त कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सिया दीदी इतनी कमजोर नहीं है कि वह अपनी नन्ही सी चांद को ना बचा पाए। तुम्हारी उम्र भी सिर्फ 18 साल है, ये कोई शादी करने की उम्र नहीं होती। इन लोगों ने तुम्हारा बचपन बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अब तुम्हारी आने वाली जिंदगी में इन्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम मेरी स्ट्रांग चांद हो ना, मेरी बात मानोगी ना, मैं जो कहूंगी वह करोगी ना। सिया की बात सुनकर चांद आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। सिया ने जल्दी से चांद का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। चांद ने डरते हुए कहा, आप क्या करने वाली हो दीदी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। वैसे भी ये लोग तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। उस बूढ़े को तुझे ये लोग बेच रहे हैं, पता नहीं वो बुढ़ा तेरे साथ करना क्या चाहता है। इसलिए तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, तो यहाँ से दूर चली जा, इतनी दूर की यह लोग तुझे चाह कर भी ना ढूंढ पाए। चांद ने घबराते हुए कहा, पर हम कहाँ जाएंगे सिया दीदी। सिया ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, जिंदगी जहाँ लेकर जाएगी तुझे वही जाना होगा। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया है, ये रख और चल मेरे साथ। कहते हुए सिया चांद का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सबसे छुपाते छुपाते उस छोटे से घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहां पर एक लड़का गाड़ी लेकर पहले से खड़ा था। सिया ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, रघु, चांद को स्टेशन पर छोड़कर आओ। रघु ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, पर सिया दीदी अगर किसी को पता चल गया तो। सिया ने गुस्से से कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम और देर मत करो, चांद को लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। चांद ने सिया की बात सुनकर रोते हुए कहा, हम अकेले कैसे रहेंगे दीदी, हमें डर लगता है। सिया ने प्यार से कहा, बच्चा, ये लोग तुझे जहाँ पर भेजने वाले हैं वहाँ पर तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। वहाँ जाने से अच्छा है कि तू अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहाँ से दूर चली जाए। भगवान तेरे साथ है और तेरी सिया दीदी भी। यह फोन रख, जब भी तुझे जरूरत हो कॉल कर लेना। चांद ने जल्दी से उसके हाथ से कीबोर्ड वाला फोन लिया और रोते हुए कहा, शुक्रिया सिया दीदी, आप अकेली हैं जिन्हें हमारी परवाह है। चांद की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, रोने का वक्त नहीं है, चली जा यहाँ से दूर, इतनी दूर चली जाती कोई तेरे पास न आ सके। चांद जल्दी से रघु के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गई। रघु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। सिया ने घबराते हुए कहा, है महादेव, हमारी मासूम से चांद की रक्षा करना। कहते हुए सिया ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे गुस्से से देख रही थी। सिया ने घबराते हुए कहा, काकी। उसने इतना कहा ही था कि उस औरत ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, क्या किया तूने। तूने उस कलमुही को भगा दिया, अब जमींदार साहब के साथ शादी कौन करेगा। अगर वह नहीं मिली तो जमींदार साहब हम सब कुछ जिंदा गाड़ देंगे। कहते हुए वह औरत दौड़ते हुए अंदर चली गई।
उसने चिल्लाते हुए कहा, रामू के बाबा गजब हो गया, इस नालायक लड़की ने उसे चांद को भगा दिया। उसे जल्दी से ढूंढने के लिए जाए। उस छोटे से घर के लिविंग रूम में 10 से 12 आदमी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, सबके चेहरे पर गुस्सा और डर नजर आने लगा। उनमें से एक आदमी ने आगे जाकर सिया को बालों से पकड़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, कहाँ भगाया है तूने उसे, बता। सिया ने रोते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं बताऊंगी। सिया की बात सुनकर दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे नहीं बताएगी। कहते हुए वह अंदर से एक औरत को खींचता हुआ बाहर लेकर आ गया। सिया ने जैसे ही ये देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ। उस आदमी ने सिया की मां की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, बता कहाँ गई है वह लड़की। सिया ने रोते हुए कहा, रेलवे स्टेशन से। उसके इतना कहते ही वह सारे आदमी घर के बाहर भाग गए। सिया दौड़ते हुए अपने मां के पास आ गए, जो कि जमीन पर बैठकर रो रही थी। वही उस औरत ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज वह लड़की नहीं मिली तो तुम दोनों माँ बेटी तैयार हो जाना अपनी मौत के लिए। कहते हुए वह औरत वहां से चली गई। सिया की मां ने रोते हुए कहा, तूने ऐसा क्यों किया। सिया ने अपने आंसू साफ करते हो कहा, माँ कोई हमें कुछ नहीं करेगा, बाबा आपको और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। पर चांद का क्या, उसने बचपन से सिर्फ दर्द और तकलीफ बर्दाश्त की है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया, अब तक तो शायद वह ट्रेन में चढ़ भी गई होगी। बस वह यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, इस रामपुर के साए से इतनी दूर कि ये दरिंदे उसे ढूंढ ना पाए। कहते हुए सिया ने अपने आंसू साफ किए। रघु ने सिया को स्टेशन पर छोड़ते हुए कहा, 5 मिनट बाद यहाँ ट्रेन अगर रुकेगी, जो डब्बा दिखे उसमें चढ़ जाना। सिया ने रोते हुए कहा, हमें डर लग रहा है। रघु ने सिया की तरफ देखा, तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुना दी। उसने सिया के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, चांद डरने की जरूरत नहीं है, अगर आज तुम डर गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ चांद जाओ। चांद ने रोते हुए कहा, हम वापस आएंगे। कहते हुए चंद अपने लहंगे को संभाल कर भागते हुए ट्रेन की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से एक आदमी ने रघु को कॉलर से पकड़कर उसे जमीन पर गिरते हुए कहा, साले हमारा नमक खाकर हमसे गद्दारी करता है। रघु ने पलटकर देखा तो गांव के कुछ जवान लड़के लड़कियां, जमींदार के आदमी और चांद के मामा जी के आदमी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। रघु ने डरते हुए देखा तो चांद अब तक ट्रेन के करीब पहुंच चुकी थी। उसके पीछे ही 3 आदमी भाग रहे थे। सिया ने घबराकर पीछे पलटकर देखा और खुद से कहा, हम डर नहीं सकते। कहते हुए वही ट्रेन के डब्बे में चढ़ गई। चांद भागते हुए ट्रेन के डब्बे से यहाँ से वहाँ घूम रही थी। उसने खिड़की से देखा तो उसके मामा जी के आदमी और जी बूढ़े जमींदार से उसकी शादी होने वाली थी। उसके आदमी भी ट्रेन के अंदर चढ़ चुके थे। चांद कितने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान हम क्या करें। कहते हुए चांद ने अपने मुंह पर हाथ रखा और डब्बे की बाथरूम में जाकर छिप गई। उसका लहंगा बहुत भारी था, पर फिर भी इस वक्त उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने मुंह को मजबूती से बंद करके रखा था। वही चांद के मामा जी के आदमी और जमींदार के आदमी सभी डब्बे में फैलकर चांद को ढूंढने लगे। काफी देर तक चांद को ढूंढने के बाद भी उन्हें वह कहीं नजर नहीं आई। ट्रेन छूटने का वक्त हो गया था, इसलिए वह सभी नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। चांद को जैसे ही महसूस हुआ कि ट्रेन चल रही है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज वह इस दलदल से निकल रही थी जहां पर उसने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे थे। उसे नहीं पता था कि अब उसकी किस्मत उसे कहां लेकर जा रही है। उसने रोते हैं, महादेव हमारी रक्षा करना। दूसरी तरफ मुंबई मूनलाइट क्लब। इस वक्त स्टेज पर काफी सारे लोग नशे में दूध होकर डांस कर रहे थे। एक लड़की एक लड़के के गले में बाहर डालकर काफी सेडिक्टिव तरीके से उसके साथ डांस कर रही थी। लड़के ने भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। लड़की ने धीरे से आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग। उस लड़के ने उसे लड़की की कमर पर अपना हाथ डालते हुए कहा, स्वीट हार्ट आई लव यू कहती हो, वह भी इतने सूखे सूखे अंदाज में कहते हुए। वह लड़का जिसका नाम व्योम था, उसकी पकड़ उस लड़की की कमर पर मजबूत हो गई। वहां पर मौजूद सभी लोग उन दोनों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, व्योम वर्तिका। उन दोनों के नाम की आवाजें पूरे क्लब में गूंज रही थी। व्योम ने वर्तिका को अपने और करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये लड़का था व्योम अग्निहोत्री, 25 साल का नौजवान जो बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करता था, और उसकी बाहों में जो लड़की थी उसका नाम था वर्तिका आहूजा, व्योम की गर्लफ्रेंड। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह से पैशनेटली किस करते रहे। काफी देर बाद व्योम ने वर्तिका के होठों से अपने होठों को दूर करते हुए कहा, स्वीट हार्ट आई वॉन्ट यू। वर्तिका ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, मैंने मना कब किया है डार्लिंग, पर पहले मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। वर्तिका की बात सुनकर व्योम उसे उसी तरह से कमर से पकड़कर स्टेज के नीचे ले आया। पूरे पार्टी हॉल में व्योम और वर्तिका के फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद थे। 2 वेटर्स बड़ा सा 3 लेयर्स का केक वहां पर लेकर आ गए।
वर्तिका ने केक कट किया और व्योम के साथ साथ अपने सभी क्लोज फ्रेंड को खिलाया। कुछ देर में वहां पर सभी लोग नशे में झूम रहे थे। व्योम भी लगातार ड्रिंक कर रहा था। वर्तिका और बाकी सब भी नशे में धुत हो चुके थे। वर्तिका ने व्योम के पास आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, चलो ना डार्लिंग, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वर्तिका की बात सुनकर व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने वर्तिका के कानों के पास अपने होठ ले जाते हुए कहा, आर यू श्योर ना डार्लिंग, बिकॉज यू नो एक बार अगर मैंने शुरू कर दिया तो फिर तुम चीखो चिल्लाओ या तड़प तड़प कर मर जाओ, मैं रुकूंगा नहीं। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने भी एटीट्यूड के साथ कहा। वर्तिका भी किसी से डरती नहीं है। वर्तिका की बात सुनकर व्योम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और उसे झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वह उसे किस करते हुए ही क्लब के सेकंड फ्लोर पर आ गया। व्योम ने वर्तिका को दीवार से सटाते हुए कहा, देखोगी भी नहीं। व्योम अग्निहोत्री वो तूफान है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए व्योम वर्तिका को लेकर रूम के अंदर आ गया। उसने वर्तिका को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वर्तिका भी व्योम का पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बैग के इर्द गिर्द पड़े हुए थे। व्योम वर्तिका के साथ काफी ज्यादा एग्रेसिव बर्ताव कर रहा था। उसने वर्तिका की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ वरना पछताने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। एपिसोड 2, चांद ट्रबल में। व्योम की डरावनी हंसी सुनकर वर्तिका ने अपनी चीख कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज व्योम अब और नहीं वरना सुबह तक मैं मर जाऊंगी। व्योम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने खुद कहा था कि तुम मरने के लिए तैयार हो, तो अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो स्वीटहार्ट, क्योंकि मैं तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक तुम्हें ये दर्द है, ये टॉर्चर बर्दाश्त करना ही होगा। उसने अपनी पैंट पहनी और साइड की डोर से सिगरेट निकालकर रूम की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने चांद की तरफ देखा। का टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ का व्योम अग्निहोत्री का वह आसमान है, इसके आसपास कोई भी नहीं भटक सकता सिवाय उस चांद के जो मुझे तो रोशनी देता है, पर मैं उसे सिर्फ अंधेरा देता हूँ। कहते हुए व्योम हंसने लगा। वह सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। तभी उसे रूम से वर्तिका की आवाज सुनाई दी, व्योम कहाँ हो तुम। व्योम इरिटेट होकर रूम की तरफ देखा। वर्तिका अपने पेट को सहलाते हुए बेड पर बैठी हुई थी। व्योम ने रूम के अंदर जाकर इरिटेट होते हुए कहा, क्या हुआ है। वर्तिका ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग तुम इस तरह से मेकआउट करने के बाद मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे, डू यू लव मी ना। वर्तिका की बात सुनकर व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने वर्तिका की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे किसने कहा कि मुझे किसी से प्यार हो सकता है। आई एम नॉट इमोशनल फूल जो प्यार जैसी यूजलेस चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने कंबल को अपनी बॉडी से हटाते हुए कहा, तो फिर यह सब कुछ क्या है। व्योम ने वर्तिका की बॉडी पर देखा। उसकी बॉडी पर कई सारे बाइट के निशान थे, जिन्हें देखकर व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इट इज जस्ट माई फिजिकल नीड। कहते हुए व्योम सोफे पर जाकर बैठ गया और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। वर्तिका ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, ठीक है जो भी है, बस मेरे साथ है प्यार ना सही फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड तो हो तुम मेरे। वर्तिका की बात पर व्योम ने कुछ नहीं कहा। उसे शादी प्यार जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस वर्तिका से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वह सोसाइटी में उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायक थी। व्योम को बेचारी टाइप लड़कियां बिल्कुल भी पसंद ही थी। उसे एक स्ट्रांग वुमेन पसंद थी जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो। वर्तिका भी काफी बिजनेस इंडस्ट्री की जानी मानी बिजनेस वुमेन थी। वर्तिका ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत थका दिया है, मैं सो रही हूँ। कहते हुए वर्तिका बेड पर लेट गई। व्योम ने बिना किसी इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखा और अपना मोबाइल उठाकर अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। कुछ ही देर में असिस्टेंट लैपटॉप और उसके ऑफिस का सामान लेकर वहां पर पहुंच चुका था। व्योम वहीं पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगा। उसकी जिंदगी में कि सिर्फ दो मकसद थे, एक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना जहां तक कोई चाहकर भी ना पहुंच पाए, और दूसरा अपनी दादी को खुश रखना। दूसरी तरफ आधी रात का वक्त, चांद अभी भी ट्रेन की बाथरूम में बैठी हुई थी। बाहर से कोई औरत जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मार रही थी। उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, इस दरवाजे को क्या हो गया है, क्या कोई अंदर है। चांद काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। आखिर में उसने डरते डरते दरवाजा खोला। चांद के दरवाजा खोलते ही वह औरत जो कि अभी तक चिल्ला रही थी अचानक से चुप हो गई। चांद का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उस औरत ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चांद ने घबराते हुए आसपास देखा और कहा, वह हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे इसलिए हम यहाँ पर छुपे हुए थे। चांद की बात सुनकर उस औरत ने चांद का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाते हुए कहा, डरो मत, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कोई भी तुम्हारे पीछे है कुछ नहीं कर पाएगा, और तुम इस हालत में क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आए हो। कहते हुए उस औरत की आंखें बड़ी हो गई। वही चांद घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल रहे थे।
इस वक्त रात का वक्त हो रहा था और ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। चांद को कुछ न बोलते हुए देखकर उस औरत ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल किसी चांद के टुकड़े की तरह। नाम क्या है तुम्हारा? चांद ने घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर उठकर उस औरत की तरफ देखकर डरी हुई आवाज में कहा, चांद नाम है हमारा। उस औरत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही नाम रखा है, तेरे माँ बाप ने तेरा। वैसे किसके साथ भागी है तू, तेरा आशिक या फिर कोई और? चांद ने रोते हुए कहा, हम अकेले आए हैं, हमें शादी नहीं करनी थी इसलिए। उस औरत ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जा रही है तू? मुंबई। चांद ने डरते हुए कहा, मुंबई कहाँ है? चांद का सवाल सुनकर वह औरत अजीब नजरों से चांद की तरफ देखने लगी। चांद इस वक्त किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी जिसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। उस औरत ने चांद का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अपनी सीट पर आ गई। उस औरत की सीट पर 3-4 लड़कियां बैठी हुई थी जिनकी उम्र 25 से 27 साल के आसपास लग रही थी। उन सभी ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, ताई ये कौन है? उस औरत ने आंखों के इशारे से उन सबको कुछ कहा जिसे समझकर वह सब चुप हो गई। चांद ने डरते हुए कहा, आप सब लोग कहाँ जा रही हैं? उस औरत ने प्यार से कहा, मुझे बता तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि जरूर तेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। मैं अनाथ आश्रम चलाती हूँ जहाँ पर मैं बेसहारा लड़कियों को रखती हूँ। ये सभी वही हैं, मैं इन्हें उनके परिवार से बचाकर अपने अनाथ आश्रम लेकर जा रही हूँ। अगर तेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो तू हमारे साथ चल सकती है। उस औरत की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठकर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में? चांद की बात सुनकर उस औरत के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और नहीं तो क्या? वैसे उम्र क्या होगी तेरी? 15 साल। उस औरत की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, नहीं, कुछ दिनों बाद में 18 साल की हो जाऊंगी। चांद की बात सुनकर उस औरत की आंखें और भी शैतानी तरीके से चमकने लगी। उसने चांद का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या तेरे पास कुछ सामान है? चांद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी बैग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हमारी दीदी ने पैसे और यह मोबाइल दिया था। चांद की बात सुनकर उस औरत ने कहा, ये बैग मुझे दे दो, यहाँ पर चोर लुटेरे घूमते रहते हैं, अगर उन्होंने तुम्हारी बैग ले ली तो तुम्हारी सारे पैसे चले जाएंगे। मैं मुंबई पहुँचने के बाद तुम्हें सारे पैसे दूंगी। और मुंबई एक बड़ा शहर है जहां पर यह ट्रेन जा रही है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि यह मुंबई जा रही है? चांद ने मासूमियत से अपनी बैग को उस औरत के हाथ में देते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि मुंबई शहर है, हम अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकले। चांद की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुझे मुंबई के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मुंबई कितना रंगीन शहर है। उस औरत की बात चांद को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर चांद को लग रहा था कि भगवान ने ही उसकी मदद के लिए इस औरत का भेजा है। वहीं आसपास बैठी हुई लड़कियां चांद की किस्मत पर अफसोस जाता रही थी। वह जानती थी कि अब इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, वह भी तो इसी औरत की बातों का शिकार होकर बर्बाद हो चुकी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, वरना उनकी जान चली जाती। सुबह के 7 बजे ट्रेन मुंबई स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी चांद ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, हम बाथरूम से आते हैं। उस औरत ने चांद की तरफ देखा और कहा, जल्दी वापस आना, कुछ ही देर में हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। चांद ने अपना सर हिलाया और अपने लहंगा को संभालते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। वह कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक से उसका ध्यान अपने गले पर गया। उसके गले में एक पेंडेंट था जो कि इस वक्त नहीं था। उसने घबराते हुए कहा, हमारा पेंडेंट। कहते हुए चांद वापस उस औरत की सीट की तरफ जाने लगी। वह सीट के करीब पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में उस औरत के हंसने की आवाज पड़ी, कितनी खूबसूरत है वह लड़की, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी उसकी, बस कुछ और देर और उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर चांद के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसकी आंखें घबराहट की वजह से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब ये हमें बेचना चाहती है। कहते हुए चांद ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और ट्रेन के उस डब्बे से होती हुई दूसरे डब्बे में आकर कोने में छुप गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, है महादेव, और क्या क्या करना बाकी है हमारे साथ? बचपन में माँ बाप को छीन लिया, बड़े होने तक मामा मामी क्या कड़वे शब्द सुने, अब ये सब कुछ क्यों? हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफ है महादेव। कहते हुए चांद वहीं पर घुटनों के बाल मुंह छुपा कर बैठ गई। तभी उसके कानों में इस औरत की आवाज सुनाई दी, कहाँ गई ये लड़की, स्टेशन आने ही वाला है। इस आवाज को सुनकर चंद जल्दी से दूसरे डब्बे की बाथरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। वह किसी भी कीमत पर इस औरत के पास तो नहीं जाने वाली थी। कुछ देर बाद चांदनी महसूस किया कि ट्रेन रुक चुकी है। चांद ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आया। ट्रेन के डब्बे से लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। चंद घबराहट को काम करते हुए धीमे कदमों से बाहर आ गई। उसने देखा तो वह औरत वहां पर नहीं थी। चांद ने खुद से कहा, है महादेव, हमारी रक्षा
करना कहते हुए चंद डब्बे से नीचे उतर आई। स्टेशन की भीड़ को देखकर घबराहट की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। चंद ने कभी भी राम को रामपुर के बाहर कदम नहीं रखा था और इस वक्त वह मुंबई में थी, जिसे लोग सपनों का शायर कहते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा है, महादेव हमारी रक्षा करना कहते हुए चंद बाहर निकलने का रास्ता खोजने हुए वहां पर घूमने लगी। आधे घंटे तक वहां पर भड़काने के बाद आखिर में वह स्टेशन से बाहर आ गई, पर आप उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पैसे, उसका मोबाइल, सब कुछ वह औरत लेकर चली गई थी। चांद को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। चांद अभी स्टेशन के बाहर दुल्हन के जोड़े में खड़ी ही थी कि तभी एक टैक्सी वाले ने उसके पास आते हुए कहा, मैडम कहाँ जाना है आपको, कहते हुए वह चांद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। चांद अपने साथ हुए इंसिडेंट की वजह से पहले ही घबराई हुई थी, इसलिए अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने डरते हुए कहा, हमें कहीं नहीं जाना, कहते हुए चंद वहां से भागने लगी। टैक्सी ड्राइवर बस उसे भागते हुए देखने लगा और अपना सर हिलाकर वापस अपनी टैक्सी की तरफ चला गया। चांद कुछ दूरी पर आकर रोड के किनारे घुटनों पर बैठकर गहरी गहरी सांस नहीं लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी शादी का जोड़ा भी मिला हो चुका था। चांद को इस वक्त अपनी कंडीशन से कोई मतलब नहीं था, उसे बस खुद को प्रोटेक्ट करना था, पर उसे नहीं पता था कि अब वह क्या करने वाली है। वही रोड की दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल में एक कार काफी देर से रुकी हुई थी। पिछली सीट पर बैठे इंसान ने गुस्से से कहा, और कितना वक्त लगेगा, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, बस थोड़ी देर कर, कहते हुए ड्राइवर अपनी घबराहट को कम करने लगा। उसके पीछे बैठा इंसान किसी शैतान से काम नहीं था। पीछे बैठे इंसान ने अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल से किसी का नंबर डायल करके गुस्से से कहा, अगली बार से मीटिंग का टाइम फिक्स करने से पहले मुझसे पूछ लेना, वरना मैं छत से नीचे फेंक दूंगा तुम्हें, कहते हुए उसका ध्यान कर से बाहर गया। उसका ध्यान रोड के किनारे पर बैठी लड़की पर गया, जो कि अपना चेहरा घुटनों में छुपा कर बैठी हुई थी। उसने खुद से कहा, आजकल भिखारी ने शादी के कपड़े पहनाना भी स्टार्ट कर दिया है। इंप्रेसिव, भीख मांगने के नए नए तरीके, मेहनत तो करनी होती नहीं है, नए नए पत्र आजमाते हैं, कहते हुए वह लड़का दोबारा किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से किसी बुई औरत ने कॉल पिक करते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, फिल्म कहाँ है बेटा आप। एपिसोड 3, व्योम की बाहों में चांद। दूसरी तरफ से बुई औरत की आवाज सुनकर उस लड़के ने अपनी नजरें उस सड़क पर बैठी लड़की से हटाते हुए कहा, आपको क्या हुआ है दादी, और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं, कहते हुए उसे लड़के की आवाज तेज हो गई। दूसरी तरफ से उस बुई औरत ने प्यार से कहा, व्योम मेरे बच्चे, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि तेरी बुढ़ी दादी जिंदा है या मर गई। तुझे तो बस अपनी जिंदगी से मतलब है, तो तू अपनी जिंदगी खुशी से बीता, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए दादी, अगली बार से ऐसी बातें अगर आपने मुंह से निकाली तो मैं प्रॉमिस करता हूं मरते दम तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वहीं उनकी बात सुनकर दूसरी तरफ से उस बुई औरत की सख्त आवाज सुनाई दी। अपनी दादी को रोते हुए देखकर व्योम ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, क्या हुआ है आपको, रोना बंद कीजिए। व्योम की दादी ने रोते हुए कहा, हमेशा मुझे धमकी देता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे प्यार करता है, झूठ बोलता है तू। व्योम ने ड्राइवर की तरफ देखा। ट्रैफिक क्लियर हो चुका था और कार स्टार्ट हो चुकी थी। उसने प्यार से कहा, दादी माँ आप तो जानती है ना, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे अपना ऑफिस संभालना होता है, बहुत काम है दादी माँ लाइफ में, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ व्योम की दादी ने रोते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए बहू ला कर दे, कितने दिन जिंदा रहूंगी मुझे नहीं पता, मरने से पहले मैं तेरी बीवी को देखना चाहती हूँ, और हाँ उस वर्तिका के बारे में तो कहना ही मत, मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तूने उसके साथ शादी की तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी, कहते हुए उसकी दादी ने कॉल कट कर दिया। व्योम घूरकर मोबाइल की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, आप इतना इरिटेट क्यों करती है दादी माँ, कहते हुए व्योम की आंखें गहरी हो गई। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उनकी हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि उसकी दादी के लिए खुश रहना जरूरी है और वह अपनी वजह से उन्हें इस तरह से उदास होते हुए नहीं देख सकता था। कुछ ही देर में उसकी कार अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के सामने आकर रुकी। बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपनी कार से निकलकर व्योम के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। वह अपने ब्लेजर को संभालते हुए बाहर आ गया। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसे पर से अपनी नज़र नहीं हटा पाया। इसी तरह से व्योम चलता हुआ ऑफिस के अंदर आ गया। फर्स्ट फ्लोर पर काम करने वाली जितनी भी फीमेल एम्प्लॉइज थी, वह उसको आते हुए देखकर सभी खुद को सही करके काम पर फोकस करते हुए टेढ़ी नज़रों से उसे देखने लगी, क्योंकि व्योम को काम में लापरवाही करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह उन सबको बिना एक नज़र भी देख सीधा एलिवेटर से अपने फ्लोर पर चला गया।
जहां पर उसका केबिन था और वहां पर किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ चांद अभी भी सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देख, आसपास से उसे गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने घबराते हुए खुद से कहा, हम कहाँ पर हैं? कहते हुए वह उठकर खड़ी हो गई। उसका लहंगा पूरी तरह से मैला हो चुका था। भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। कल से उसने कुछ भी नहीं खाया था और लगातार यहाँ से वहाँ भाग रही थी। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हमें रोना नहीं है, हम कमजोर नहीं हैं, हमें हमारी सिया दीदी को दिया हुआ वादा पूरा करना है। हम हार नहीं मानेंगे। चांद, तू हार नहीं मानेगी। कहते हुए चांद अपने आंसू साफ करके अपने लहंगे को संभालते हुए रोड के किनारे पर चुपचाप चलने लगी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह बस चलती जा रही थी, किसी मंजिल की तलाश में। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे ही देख रहे थे। शादी के कपड़ों में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इस तरह से क्यों घूम रही है। सबको यही लग रहा था कि जरूर चांद अपनी शादी से भागकर आई है, पर कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। रोती रोती चांद काफी दूर आ गई थी। उसने आसपास देखा, आसपास काफी कम लोग मौजूद थे। चांद दोबारा जमीन पर बैठते ही वाली थी कि उसके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज पड़ी। मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही चांद को जैसे उम्मीद की नई किरण मिल गई। उसने आसपास अपनी नज़र घुमाकर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक मंदिर नजर आया। इस वक्त वह मुंबई के बाहर के इलाके में पहुंच चुकी थी। पहाड़ी पर मंदिर को देखकर उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हे महादेव, अब आप ही हमें रास्ता दिखाए। कहते हुए चांद धीमे कदमों से चलती हुई मंदिर के सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे क्योंकि भागते हुए उसकी चप्पल भी टूट चुकी थी, पर फिर भी वह रुकी नहीं। जैसे तैसे सीढ़ियों के पास पहुंचकर चांद वहीं पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। तेज धूप और भूखे पेट चलने की वजह से उसे हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ देर तक बैठने के बाद चांद उठकर खड़ी हो गई और धीमे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर आ गई। ऊपर आते ही उसे शिवजी का मंदिर नजर आया, जिसे देखकर चांद के मुरझाए हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महादेव, अब आप ही राह दिखाए। कहते हुए चांद घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वही मूर्ति के पास पंडित जी अपने सामने खड़ी हुई औरत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री जी, हमने कहा है ना, इस बार आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वह औरत, जिसका नाम सावित्री जी था, वह दिखने में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। हल्की सफेद साड़ी और गले में मोतियों का हार, सिंपल सी लुक में भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, पिछले 3 सालों से हर रोज यहाँ पर मन्नत मांग रहे हैं, पर हमारा नालायक पोता है कि शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। हमें तो लगता है कि हम पागल हो जाएंगे, पर वह लड़का नहीं मानेगा। सावित्री जी की बात सुनकर पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अब तक उसकी जीवन संगिनी उसके आसपास नहीं आई थी, पर अब बहुत जल्दी उसकी दस्तक उसके जीवन में होने वाली है। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहते हुए पंडित जी ने प्रसाद सावित्री जी के हाथ में दे दिया और दूसरे भाग से बात करने लगे। सावित्री जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बस हमारे नालायक को संभालने के लिए किसी ऐसी लड़की को भेज दो भगवान, जो उसके पत्थर दिल को पिघलाकर उसे इंसान बना सकती है। सावित्री पलटकर मंदिर से बाहर आने लगी। वह सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थी कि उनका ध्यान सीढ़ियों पर बैठी चांद पर गया, जो अपना सर सीढ़ी पर टिका कर लेती हुई थी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा। किसी का हाथ अपने माथे पर महसूस करके चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इस वक्त को किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसका चेहरा देखकर एक पल के लिए सावित्री जी सब कुछ भूल गई। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो बेटा, और रो क्यों रही हो? सावित्री जी के सवाल पर चांद ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सावित्री जी ने चांद का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे लेकर मंदिर के कोने में आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या हुआ, और तुम यह शादी का जोड़ा पहनकर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारी शादी थी? क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो? क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। सावित्री जी की बात सुनकर चांद कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता।
अगर जिंदगी में मुश्किल आई है तो तुम्हें मुश्किल का सामना करना होगा। इस तरह से रोकर खुद को कमजोर नहीं करना है, खुद को मजबूत बनाना है। बताओ हमें, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सावित्री जी को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर चांद आप खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाए और आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। उसने सावित्री जी को गले लगाकर रोते हुए कहा, हमें शादी नहीं करनी। हमारी मामी उनसे हमारी शादी कर रही थी, कहते हुए चांद फूट फूट कर रो रही थी। सावित्री जी ने काफी देर तक उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ आपके साथ। चांदनी सावित्री जी की तरफ देखा और डरते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। सावित्री जी जैसे जैसे चांद के बारे में सुन रही थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या आपके मामा मामी के अंदर इंसानियत नहीं है? वह आपकी शादी ऐसे इंसान से कैसे कर सकते हैं, जिसके आपसे बड़े बड़े 4 बच्चे हैं? पैसों के लिए वह इतना कैसे गिर सकते हैं? सावित्री जी की बात सुनकर चांद फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोना बंद कीजिए। जिसका कोई नहीं होता, उनका महादेव होता है। आप महादेव के घर पर हैं। यहाँ पर हर किसी को उसके दुख का समाधान मिलता है, आपको भी मिलेगा। सावित्री जी की बात सुनकर चांद आज भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, क्या आप यहाँ पर किसी को जानती हैं? उनके सवाल पर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सावित्री जी समझ गई कि इस बच्ची क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है। कुछ देर तक उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा, क्या आप हम पर भरोसा करेंगे? चांदनी कंफ्यूज होकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सावित्री जी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। सावित्री जी की बात सुनकर चांद के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। जो कुछ भी उसके साथ ट्रेन में हुआ था, वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने डरते हुए कहा, नहीं, हमें आपके साथ कहीं नहीं आना। चांद को इस तरह से डरते हुए देखकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप पंडित जी से पूछ लीजिए, वह जानते हैं हम कोई गलत काम नहीं करते बेटा। सावित्री जी की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद चांद आखिर में उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। सावित्री जी उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गई। चांद काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सावित्री जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, आप ठीक है ना? चांद ने बस अपना सर हिला दिया। सावित्री जी उसे लेकर मंदिर के सामने खड़ी लंबी कारों की लाइन के पास आ गई। सावित्री जी को देखकर बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाकर उनके लिए दरवाजा खोल दिया। सावित्री की चांद को लेकर अंदर बैठ गई। चांद डरी हुई नजरों से सब कुछ देख रही थी। उसने आज से पहले कभी भी कार नहीं देखी थी, ना कभी कार के अंदर बैठी थी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, बेटा डरिए मत, हम वादा करते हैं हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ना आपके साथ खुद कुछ गलत करेंगे। चांद ने बस अपना सर हिला दिया। उनकी कार स्टार्ट हो गई और कुछ ही देर बाद एक आलीशान से मेंशन के सामने आकर रुकी। सावित्री की चांद की तरफ देख रही थी, जो कार में डरी हुई नजरों से आसपास के नज़ारे देख रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा हमारा घर आ गया, दरवाजा खोलकर बाहर आ जाए। कहते हुए सावित्री जी बाहर आ गई। चांदनी भी दरवाजा खोला और घबराते हुए बाहर आ गई। जैसे ही उसका ध्यान सामने मौजूद घर पर गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह खोलकर घर को देखने लगी। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? चांद ने हैरानी से कहा, क्या ये सच में घर है? ऐसा तो सपनों की दुनिया में होता है ना। चांद की बात सुनकर सावित्री जी को हंसी आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, ये हमारा ही घर है और अब आप हमारे साथ यही रहेंगे, चलिए हमारे साथ। कहते हुए सावित्री जी चांद को लेकर आगे जाने लगी। वह कुछ ही आगे चली थी कि तभी उनका मोबाइल रिंग करने लगा। उन्होंने चांद की तरफ देखते हुए कहा, बस 1 मिनट बेटा। कहते हुए सावित्री जी ने कॉल उठाया और बात करते हुए अंदर जाने लगी। वही चांद उनके हाथ छोड़ने के बाद डरी हुई नजरों से मेंशन को देखते हुए वहीं पर खड़ी रही। तभी उसका सर घूमने लगा। वह अपनी धुंधली हुई नजरों से सावित्री जी को जाते हुए देखने लगी। वो उन्हें आवाज लगा पाती, इससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वह जमीन पर गिरती इससे पहले ही किसी ने अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। एपिसोड 4 फोर्स्ड फॉर मैरिज।
चांद ने अपनी अध खुली आंखों से देखा तो इस वक्त वह किसी की बाहों में थी। वह ठीक से उसका चेहरा देख पाती है। इससे पहले ही उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वही जिस इंसान ने उसे अपनी बाहों में थमा हुआ था, वह चांद के चेहरे को अजीब तरह से घूर कर देख रहा था। सावित्री जी जो कि कॉल पर बात करते हुए दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे चांद नहीं थी। उन्होंने घबराते हुए कहा, ये कहाँ चली गई? उन्होंने इतना कहा ही था कि उनका ध्यान कुछ दूरी पर खड़ी चांद पर गया, जो कि इस वक्त व्योम की बाहों में बेजान सी झूल रही थी। चांद की हालत देखकर सावित्री जी घबराते हुए तेज कदमों से चलती हुई व्योम के पास आ गई। उन्होंने घबराते हुए कहा, इसे क्या हुआ? व्योम जो कि अब तक अपनी बाहों में बेजान सी पड़ी चांद को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। सावित्री जी की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? कहते हुए उसने चांद पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। अगले ही पल चांद इस हालत में सीधा जमीन पर गिर गई। सावित्री जी ने जैसे ही ये देखा उनके मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या आप पागल हैं? सावित्री जी जमीन पर पड़ी हुई चांद को देखने लगी। व्योम ने अजीब नजरों से चांद को ऊपर से नीचे तक देखा और वहां से चला गया। सावित्री जी ने गुस्से से कहा, व्योम, और व्योम ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर चला गया। सावित्री जी ने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ। बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर चांद को अपनी गोद में उठा लिया और सावित्री जी की बात मानकर उसे लेकर घर के अंदर नीचे बने गेस्ट रूम में लेकर आ गया। सावित्री जी घबराई हुई नजरों से चांद के चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्होंने परेशानी से कहा, डॉक्टर अभी तक आए कि नहीं? कुछ देर बाद डॉक्टर चांद को चेक कर रहे थे और सावित्री जी परेशानी से उसे देख रही थी। डॉक्टर ने चांद को एग्जामिन करने के बाद सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शायद उन्होंने काफ़ी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और उनकी बॉडी पर भी काफ़ी जख्म नज़र आ रहे हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिए हैं, इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। होश में आने के बाद उन्हें कुछ खिला दीजिएगा, इन्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर सावित्री जी ने चांद के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जी डॉक्टर। डॉक्टर ने एक नज़र चांद की तरफ देखा और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सावित्री की चांद के बगल में बैठकर उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगी। चांद ने उन्हें सब कुछ बताया था, जो कुछ भी उसके साथ बचपन से लेकर आज तक हुआ था। उन्होंने प्यार से कहा, किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है ना। इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जरूर महादेव ने इसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके दिमाग में पंडित जी की बात गूंजने लगी। सावित्री जी ने हैरानी से कहा, कहीं महादेव ने चांद से हमें मिलाकर कोई इशारा तो नहीं किया? सोचते हुए उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मन ही मन खुद सोचकर उन्होंने प्यार से चांद के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद जो हम सोच रहे हैं वही सही है। कहते हुए सावित्री जी वहां से बाहर चली गई। लिविंग रूम में आते ही उन्हें वहां पर एक 45 साल के आसपास की औरत और 50 साल के आसपास का आदमी नजर आया। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सावित्री जी ने उन दोनों के पास आकर थोड़े गुस्से से कहा, व्योम कहाँ है? सावित्री जी का सवाल सुनकर वह औरत, जो दिखने में काफी फैशनेबल लग रही थी, उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हमें नहीं पता है मोम, वह कहाँ होगा? यही कहीं होगा, वैसे भी वह हमें कहाँ कुछ बताता है। उस औरत की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे ढूंढते हुए कहा, तुम्हें कभी कुछ पता होता है विधि? अपने मेकअप प्रोडक्ट और अपनी किटी पार्टी के अलावा? सावित्री जी की बात सुनकर विधि का मुंह बन गया। तभी उनके बगल में बैठे आदमी ने कहा, क्या हुआ है माँ? आप व्योम को क्यों ढूंढ रहे हैं और वह घर कब आया? 1 महीने से तो उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उस आदमी की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, अपने बेटे के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। कहते हुए सावित्री गुस्से से वहां से चली गई। विधि ने अपने बगल में बैठे अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, विकास मोम कुछ ज्यादा ही अजीब बातें करती है। आई थिंक बुढ़ापे की वजह से उनका दिमाग खराब हो चुका है। विधि की बात सुनकर विकास ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। विकास की बात सुन विधि ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे किटी पार्टी के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा। कहते हुए विधि वहां से चली गई। विकास ने अपना सर हिलाया और वह भी वहां से चले गए।
व्योम इस वक्त अपने रूम में शर्टलेस होकर सोफे पर बैठा हुआ था और सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। तभी उसे बाहर से दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनाई दी। व्योम ने टेढ़ी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वह जानता था कि उसके रूम में आने की जरूरत सिर्फ एक इंसान कर सकती है। वह है उसकी दादी। व्योम ने सिगरेट को साइड में फेंका और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने साइड में रखा हुआ माउथ फ्रेशनर उठाकर अपने मुंह में डाला और दरवाजा खोलते हुए कहा, व्हाट हैपन दादी माँ। कहते हुए व्योम का ध्यान सावित्री जी के चेहरे पर नजर आने वाले गुस्से पर गया। उन्हें गुस्से में देखकर व्योम वापस अपने रूम के अंदर आकर बैठ गया। सावित्री जी ने गुस्से से कहा, आपने उसे नीचे क्यों गिराया? क्या आप जानते भी हैं कि आपकी वजह से उसे कितनी गहरी चोट आ सकती थी? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, वह खुद ही मेरी बाहों में आकर गिर गई थी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को भी अपनी बाहों में पकड़ने का, और वैसे वह लड़की थी कौन? देखने से तो भिखारी लग रही थी। क्या अब आपने भिखारी को भी घर पर लाना शुरू कर दिया है? व्योम की बातें सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, व्योम, बकवास बंद कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप कब शादी करने वाले हैं? सावित्री जी के मुंह से फिर से शादी के बारे में सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, आपकी गाड़ी शादी पर ही आकर क्यों अटक गई है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना है। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, और कितना करियर पर फोकस करना है? दुनिया के टॉप रिच बिजनेसमैन में आपका नाम आता है। इसके बाद भी आपको लगता है कि आप अभी भी किसी से पीछे हैं। आप हमारी बात समझते क्यों नहीं हैं? 27 साल के हो चुके हैं आप। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। सावित्री जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने कल की कल शादी नहीं की तो हम आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, और यह बात अपने मरे हुए पति की कसम खाकर कह रहे हैं। सावित्री जी की बात सुनकर भी व्योम, जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, उसने हैरानी से पलटकर अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी दादी हमेशा उसे शादी को लेकर धमकी देती थी, पर यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह से उसके दादाजी की कसम खाई थी। वह अच्छे से जानता था कि उसकी दादी उसके दादाजी से कितना प्यार करती है। उसने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास लगा रखी है दादी आपने? एक दिन के अंदर अंदर शादी, ये सब क्या है? सावित्री जी ने गुस्से से कहा, या तो तुम खुद किसी अच्छी लड़की से शादी करो या फिर तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी होगी। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, दादी आप पागल हो चुकी है। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं पागल हो चुकी हूँ, पर अब जो समझना है समझो। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना हमेशा हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। अब क्या करना है ये तुम्हारी मर्जी है। कल शाम को 5 बजे से पहले हमारे सामने तुम्हारी बीवी होनी चाहिए, वरना 5 बजे पहाड़ी वाले शिव जी के मंदिर में आ जाना। वहां पर तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी होगी। कहते हुए सावित्री जी गुस्से से वहां से चली गई। उनके बाहर जाते ही व्योम ने गुस्से से रूम में रखे हुए टेबल को जोर से लात मारते हुए कहा, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए अपने बाल खींचने लगा। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद उसने टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और बालकनी में आ गया। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो डार्लिंग। दूसरी तरफ से वर्तिका की आवाज सुनकर व्योम ने कहा, मुझे शादी करनी है। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने हैरानी से कहा, क्या? व्योम ने गुस्से से कहा, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मुझे शादी करनी है। कल 3 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना। कहकर व्योम ने कॉल कट करके गुस्से से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना मेरी शादी करने का, तो कर दीजिए। आपको क्या लगता है मैं बदल जाऊंगा और बिल्कुल संस्कारी बन जाऊंगा? आदर्शवादी टाइप तो आप गलत है दादी माँ। व्योम अग्निहोत्री नाम के तूफान को बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, किसी के भी अंदर नहीं। कहते हुए व्योम वापस अपने रूम में आकर अपना लैपटॉप को लेकर बैठ गया। वह किसी मशीन की तरह लगता पर उंगलियां चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई रोबोटिक मशीन फीड गई हो। वही चांद के रूम में चांद को होश आ चुका था। सावित्री जी जो चांद को अपने हाथों से सूप पिला रही थी। चांद ने आस से भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद मैडम, आपने हमको बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो शायद हम कहीं पड़े हुए होते। कहते हुए चांद की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। सावित्री जी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। हमने आपसे पहले भी कहा था ना, अगर आपको लगता है कि हमने आपकी मदद की है तो क्या आप हमारी एक मदद करेगी?
सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी कहिए, क्या घर के कोई काम करना है? हमें सारे काम आते हैं। चांद की मासूमियत देखकर सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई काम नहीं करने हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पोते से शादी करें। सावित्री जी की बात सुनकर चांद के चेहरे पर डर और घबराहट नजर आने लगा। उसने हैरानी से सावित्री जी की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। चांद के डरे हुए चेहरे को देखकर सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, डरिए मत, हमारा पोता बूढ़ा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ 26 साल का है और आप हम पहली नज़र में ही पसंद आ गई, इसलिए हम आपको हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। बोलिए, क्या आप हमारी बात मानेगी? सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, पर हम कैसे? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपको शादी करने के लिए कहा है, किसी जंग पर जाने के लिए नहीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास भी रहने के लिए घर नहीं है। अब जिंदगी भर कहाँ रहेगी? क्या आपको कोई काम करना आता है? क्या आपको मुंबई के बारे में कुछ पता है? कैसे सरवाइव करेगी आप यहाँ पर? सावित्री जी की बात सुनकर चांद डर गई। उसे नहीं पता था कि मुंबई कितना बड़ा शहर है, पर इतने सारे लोगों को देखकर डर गई थी। छोटी सी जिंदगी जीने वाली चांद इस वक्त इस मुंबई की माया नगरी में जाकर फंस चुकी थी। सावित्री जी ने मन ही मन कहा, हे महादेव, हमें माफ कर दीजिएगा। हम इस बच्ची की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं, पर हम क्या करें? इस बच्ची की मासूमियत ही अब हमारे पत्थर दिल व्योम को इंसान बन सकती है। उसके अंदर फीलिंग्स जाग सकती है। उसे एक रोबोट से इंसान बन सकती है। हमें यकीन है कि आपने किसी मकसद से ही इन्हें हमारी जिंदगी में भेजा होगा। सोचकर सावित्री जी ने चांद से कहा, बोलो बेटा, क्या आप जानती हो इस शहर के बारे में कुछ? चांदनी रोते हुए अपना सरना में हिला दिया। सावित्री जी ने प्यार से कहा, तो शादी कर लो ना हमारे पोते से। हम वादा करते हैं, हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आपकी जिंदगी में आने वाली सारी तकलीफों को आपसे दूर कर देंगे। आपके पास भी आपका खुद का एक परिवार होगा। आपने कहा था ना कि आपके पास अपना कोई नहीं है, तो क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास आपकी खुद की एक फैमिली हो? सावित्री जी की बात सुनकर चांद अपनी आंसू भरी आंखों से मासूमियत से उनकी तरफ देखने लगी। परिवार, उसे परिवार ही तो चाहिए था। उसने धीरे से कहा, पर क्या वह हमसे शादी करेंगे? हम तो अच्छे भी नहीं दिखते। चांद की बात सुनकर सावित्री की हैरान हो गई। उनके सामने बैठी हुई लड़की किसी आसमान से उतरी परी की तरह सुंदर थी, और यह खुद को सुंदर नहीं कह रही थी। उन्होंने बात को आगे ना खींचते हुए कहा, आप बहुत प्यारी है, इसलिए इस बारे में फिक्र मत कीजिए। बस बताएं, क्या आप हमारे पोते से शादी करेंगे? चांद ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना सर हिला दिया। एपिसोड 5, वर्तिका का धोखा, व्योम और चांद की शादी। नेक्स्ट मॉर्निंग, व्योम इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। उसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। उसने बस अपनी दादी की बात मानकर शादी करने का डिसीजन ले लिया था। वैसे भी उसे वर्तिका उसके लिए सूटेबल लगती थी, इसलिए आज वह वर्तिका से कोर्ट मैरिज करने वाला था। व्योम अभी यह सब सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खोला और एक 25 साल का हैंडसम लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, सर, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। बस आपको ठीक 4 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना है। जैसा आपने कहा था, किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं होगी। बस वर्तिका का मैडम को वक्त पर आने के लिए कह दीजिएगा। ये लड़का था व्योम का असिस्टेंट विवेक शुक्ला। विवेक 25 साल का एक होनहार लड़का था, जो पिछले 3 सालों से व्योम के साथ काम कर रहा था। व्योम ने अपना सर हिला दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त 1 बज रहा था। उसने विवेक से कहा, हमारी मीटिंग कब है? विवेक ने कहा, सर 15 मिनट बाद आपकी मीटिंग मिस्टर खुराना के साथ है, जो कि 3 बजे तक चलेगी, और हमें यहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचने में आधे घंटे का वक्त लगेगा, इसलिए हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। व्योम ने अपना सर हिला दिया और वहां से मीटिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। 2 घंटे तक मीटिंग अटेंड करने के बाद मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सामने बैठे क्लाइंट ने व्योम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड मिस्टर अग्निहोत्री की मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्लाइंट की बात सुनकर वह व्योम ने बस एक तिरछी मुस्कुराहट उसे पास कर दी और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। विवेक ने व्योम का ब्लेजर उठाया और उसके साथ बाहर आ गया। व्योम तेज कदमों से चलता हुआ ऑफिस के बाहर आ गया। अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि कोई भी उसके सामने खड़ा होकर खुद को नीचा समझे।
व्योम ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त 3 बजे बज रहे थे। उसने अपना मोबाइल निकालकर वर्तिका का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से वर्तिका ने कॉल उठाकर एक साइड होते हुए कहा, बोलो डार्लिंग। व्योम ने बिना किसी इमोशन के कहा, 4 बजे से पहले राजस्टार के ऑफिस पहुंच जाना। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम कहीं दुनिया से लेट ना हो जाओ। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका इस वक्त खुशी से अपने रूम में झूम रही थी। व्योम की बात सुनकर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि व्योम को आदत है इस तरह से बात करने की। उसने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, आज मैं बनूंगी वर्तिका फ्रॉम अग्निहोत्री कॉरपोरेशन की मालकिन। ओ गॉड, थैंक यू सो मच, मेरा सपना पूरा करने के लिए। कहते हुए वर्तिका ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि खुशी से उसे ही देख रही थी। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, फाइनली मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है मोम। मैं अग्निहोत्री परिवार की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। वर्तिका की माँ विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जल्दी जा। अगर देर हो गई तो वह कहीं तुझे रिजेक्ट ना कर दे। वैसे भी उसका दिमाग कब क्या सोचता है, उसे खुद पता नहीं होता। अपनी माँ की बात सुनकर वर्तिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है माँ, जाती हूँ। कहते हुए वर्तिका अपने मेंशन से बाहर निकल गई। इस वक्त उसने शायद जिंदगी में पहली बार ढंग के कपड़े पहने हुए थे। 3:45 बजे मैनेजर्स रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर व्योम इस वक्त गुस्से से गेट की तरफ देख रहा था क्योंकि वर्तिका अभी तक नहीं आई थी और उसकी दादी ने उसे 4 बजे तक का टाइम दिया था। उसने गुस्से से विवेक की तरफ देखते हुए कहा, पता लगाओ कि वर्तिका कहाँ है। विवेक ने डरते हुए अपना सर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। 4 बजे व्योम का मोबाइल बजने लगा। उसने गुस्से से अपने मोबाइल की तरफ देखा तो वर्तिका का कॉल आ रहा था। व्योम ने कॉल उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम इडियट लड़की, मैंने तुमसे कहा था ना 3:30 बजे तक मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर पहुंच जाना, तो तुम कहाँ मर गई। व्योम की गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से वर्तिका ने नॉर्मल आवाज में कहा, आई एम सॉरी डार्लिंग, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो मेरी करियर की स्टार्टिंग है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। व्योम ने जैसे ही वर्तिका की बात सुनी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, वर्तिका आहूजा, बहुत गलत किया तुमने। व्योम अग्निहोत्री को धोखा देकर, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। कहते हुए व्योम ने गुस्से से विवेक की तरफ देखते हुए कहा, कार पहाड़ी वाले शिव मंदिर की तरफ मोड़ दो। कहते हुए व्योम गुस्से से कार के अंदर बैठ गया। उसे वर्तिका से कोई अटैचमेंट नहीं था, पर उसे वर्तिका उसके लिए सूटेबल लगती थी। उसे शादी के लिए बीवी नहीं बल्कि एक कैंडिडेट चाहिए थी, जिसे वह दुनिया के सामने दिखा सके कि यह मेरी वाइफ है। व्योम ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारी वजह से मुझे दादी की पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है वर्तिका, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। आधे घंटे के बाद व्योम की कार पहाड़ी वाले शिव मंदिर के सामने आकर रुकी। अगर उसकी दादी ने उसे कसम ना दी होती तो व्योम कभी भी यहाँ पर नहीं आता, पर उसके लिए उसकी दादी बहुत जरूरी थी। व्योम बचपन से अकेला था, एक उसकी दादी ही थी जिन्होंने उसे प्यार दिया था, जो रात दिन उसे संभालती थी। व्योम ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान रखना, आसपास खतरा हो सकता है। विवेक ने अपना सर हिलाया और पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों में आए सभी बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देने लगा। वह हम तेज कदमों से चलता हुआ सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में आ गया। मंदिर पूरा खाली था, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह अभी भी शांति से मंदिर की तरफ देख रहा था कि पीछे से उसे सावित्री जी की आवाज सुनाई दी, व्योम। व्योम ने सावित्री जी की आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखा। सावित्री जी इस वक्त हमेशा की तरह अपनी सफेद साड़ी और मोतियों के हर में मुस्कुराते हुए पीछे खड़ी थी। उन्हें देखकर भी उनकी आंखें छोटी हो गई। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते थे कि आपके लिए हम कितने जरूरी है। फाइनली आप शादी के लिए रेडी हो गए। हमने आपको 4 बजे तक का वक्त दिया था और आपका वक्त खत्म हो चुका है। अब आपको हमारी मर्जी से हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। आप तैयार हैं ना? व्योम ने अपनी दादी की तरफ देखा, जिनके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई एम रेडी। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मंदिर के पीछे एक रूम है, आप वहां पर जाकर चेंज कर लीजिए। वहां पर आपके लिए हमने कपड़े रखवा दिए हैं। व्योम ने इरिटेट हुए कहा, मुझे इन्हीं कपड़ों में शादी करनी है दादी।
सावित्री जी ने गुस्से से कहा, हमारी बात मान लीजिए, फिर हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। आखिर में अपनी दादी की खुशी के लिए व्योम चुपचाप उसे रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में कुछ आदमियों ने वर्तिका को पकड़ के रखा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उससे जबरदस्ती कॉल करके ये बुलवाया गया था कि उसे शादी नहीं करनी है, और यह सब कुछ सावित्री जी ने ही किया था। वह अच्छे से जानती थी कि वर्तिका उनकी प्रॉपर्टी के पीछे है, और वह नहीं चाहती थी कि वर्तिका जैसी लालची लड़की उनके घर की बहू बने। इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। आधे घंटे के बाद व्योम मंदिर में अग्नि के सामने बैठा हुआ पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और सावित्री जी मुस्कुराते वहां पर बैठी हुई थी। वह हमने इरिटेट होते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा? व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, शादी हो रही है आपकी, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? व्योम ने उन्हें घूरते हुए कहा, शादी कर रहा हूँ, ये काफी नहीं है अब आपके लिए, जो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। मेरी मीटिंग्स है, मुझे वह अटेंड करनी है। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने अपना सर हिलाया और कहा, बस 5 मिनट। कहते हुए सावित्री जी वहां से दूसरी तरफ चली गई। मंदिर के पीछे बने रूम में आकर उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर चांद बैठी हुई थी। उसके आसपास 2-3 लड़कियां थीं, जो कि शायद उसे तैयार कर रही थी। सावित्री जी ने चांद के पास आकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर नजर आ रहा था। सावित्री जी ने प्यार से कहा, आप घबरा क्यों रही है? हमने कहा ना, हम आपकी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम आपको अपने घर की बहू बनाकर रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई आप पर उंगली ना उठा सके। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमें डर लग रहा है। 2 दिन पहले ही हमारी शादी होने वाली थी और हम वहां से भागकर यहाँ पर आए हैं। किस्मत ने कितनी जल्दी रुख बदल लिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। चांद की घबराहट देख सावित्री जी ने प्यार से कहा, आपको महादेव पर भरोसा है ना? जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, वह आपकी जिंदगी की नया भी पार लगाएंगे। अब सब कुछ अपने महादेव पर छोड़िए और चलिए। आज आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने अपने आंसू साफ किया और अपना सर हिला दिया। सावित्री जी ने उसके हाथ को अपने हाथ में थमा और साइड में खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि, क्या आप खुश नहीं हैं? आपके भाई की शादी हो रही है। अंजलि, जो कि व्योम की छोटी बहन थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुशखुदी माँ। बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मेरे शैतान जैसे भाई के लिए इतनी प्यारी और मासूम लड़की को क्यों चुना है। शैतान के लिए एंजल ये थोड़ा बैड नहीं हो गया? शैतान सुनकर चांद घबराने लगी। सावित्री जी ने आंखों के इशारे से अंजलि को चुप रहने के लिए कहा और प्यार से कहा, घबराए मत, ये बस अपने भाई को मजाक में शैतान कहती है। सावित्री जी की आंखों का इशारा देखकर अंजलि चुप हो गई। कुछ देर में अंजलि और सावित्री जी दोनों चांद को लेकर मंदिर में आ चुकी थी। वहां पर भी व्योम ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। उसके चेहरे पर ना ही खुशी दिख रही थी, ना ही कोई तकलीफ। उसे तो जैसे शादी से कोई मतलब ही नहीं था। वह बस अपनी दादी की कसम की वजह से शादी करने के लिए बैठा हुआ था। पंडित जी ने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ पर बैठिए बेटा। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री जी और अंजलि ने चांद को व्योम के बगल में लाकर बिठा दिया। व्योम चुपचाप सामने जल रहे अग्निकुंड को देख रहा था। उसने एक नज़र भी चांद की तरफ नहीं देखा था। वही चांद भी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने भी अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था। वह वहां पर चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी जैसे अगर वह 1 इंच भी हिली तो उसे सजा मिलने वाली हो। पंडित जी ने मित्रों का उच्चारण करते हुए कहा, वर के हाथ में वधू का हाथ रखिए। कहते हुए उन्होंने व्योम के हाथ में एक पान रख दिया। व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, और क्या क्या करना है? सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, तमीज से बात कीजिए। सावित्री जी की आवाज सुनकर व्योम चुपचाप उनको घूरने लगा। चांद अपना कांपता हुआ हाथ व्योम के हाथ की तरफ बढ़ा रही थी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, डरिए मत बेटा। चांद का हाथ सावित्री जी ने व्योम के हाथ में रख दिया। व्योम, जो कि अब तक चुपचाप सावित्री जी को घूर रहा था, उसे अपने हाथ में छोटा सा हाथ महसूस हुआ जो इतना सॉफ्ट था जैसे किसी न्यूबॉर्न बेबी का। उसने तिरछी नजरों से चांद के हाथ की तरफ देखा जो कि गुलाबी नजर आ रहा था। इतना नाजुक हाथ देखकर उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। उसने खुद से कहा, ये तो किसी छोटी सी बच्ची का हाथ लगता है। क्या दादी मेरी शादी किसी छोटी बच्ची से कर रही है?
कहते हुए व्योम ने टेढ़ी नजरों से चांद को देखने की कोशिश की तो वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, जिस वजह से व्योम को बस उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था। उसका चेहरा दूध की तरह गोरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अगर उसे हल्के से टच करे तो भी उसकी स्किन से खून निकलने लगे। व्योम अब उसका पूरा चेहरा देखना चाहता था, पर चांद तो जैसे अपना चेहरा ऊपर उठने के लिए तैयार ही नहीं थी। शायद आज वह आसमान को बताना चाहती थी कि आसमान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी खूबसूरती बिना चांद के अधूरी है। एपिसोड 6 चांद की सच्चाई। गवार से शादी कर दी। सावित्री जी का ध्यान जैसे ही व्योम पर गया कि वह कैसे चांद का ध्यान चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुद से कहा, आखिर हमारी चांद है ही इतनी प्यारी कि आप खुद को उनसे दूर नहीं रख पाएंगे, और हमें यकीन है कि हमारे शिव जी ने इन्हें आपकी जिंदगी में किसी मकसद से ही भेजा है। सोचते हुए वह मुस्कुराने लगी। वही अंजलि चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर ना खुशी नजर आ रही थी, ना ही कोई तकलीफ। ऐसा लग रहा था उसे जैसे शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पंडित जी ने कहा, वधू और वर का गठबंधन कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, अंजलि ने कहा, ओके दादी माँ, कहते हुए वह अजीब सा चेहरा बनाकर उन दोनों के पास आकर बैठ गई। उसने चांद की चुनरी और व्योम के गले में पहने हुए दुपट्टे को मजबूती से दो गठन में बांध दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। व्योम अभी भी चांद के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद कहा, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की बात सुनते ही व्योम झट से उठकर खड़ा हो गया, पर चांद अभी भी बैठी हुई थी, जिस वजह से उसे एक तेज झटका लगा क्योंकि दोनों का गठबंधन हो चुका था। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी हल्की सी आवाज भी इतनी मीठी थी कि व्योम के कान में उसकी वह आवाज गूंजने लगी। उसने खुद से कहा, आखिर ये लड़की है कौन? उसके इतना कहते ही चांद भी उठकर खड़ी हो गई। घबराहट की वजह से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पंडित जी ने कहा, पहले 3 फेरों में वधू आगे और बाकी 4 पैरों में वर। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, चांद आपको पहले आगे रहना है, घबराए मत। चांद ने अपना सर हिलाया और चुपचाप अपना चेहरा झुककर चलने लगी। व्योम को अब इरिटेशन हो रही थी। एक तो वह चांद का चेहरा नहीं देख पा रहा था, ऊपर से चांद ऐसे चल रही थी जैसे उसके पैरों में बेड़ियां बांधी गई हो। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जल्दी चलो, अगले जन्म तक फेरे नहीं लेने हैं। व्योम की डरावनी आवाज सुनकर घबराहट की वजह से चांद नीचे गिरने की हुई कि व्योम ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हम ऐसे फेरे कंप्लीट कर सकते हैं? पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही व्योम चांद को अपनी गोद में लेकर फेरे कंप्लीट करने लगा। उसने टेढ़ी नजरों से चांद के चेहरे की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखें बंद करके चुपचाप उसकी गोद में थी। उसके चेहरे को देख व्योम भी जैसे किसी और की दुनिया में खो गया। उसने खुद से कहा, शी इज सो ब्यूटीफुल, कहते हुए व्योम ने अपने फेरे कंप्लीट कर लिए। उसे चांद की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसे चांद दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगी थी और व्योम को तो वैसे भी खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी। फेरे कंप्लीट होने के बाद उसने चांद को नीचे उतार दिया। चांद तो जैसे व्योम के टच करने से सदमे में ही चली गई थी। उसने एक बार भी अपनी आंखें खोलकर उसे नहीं देखा था, पर वह महसूस कर सकती थी कि उसका होने वाला पति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत है। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। व्योम ने चांद के गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर भर दिया था। अब चांद पूरी तरह से व्योम की पत्नी हो चुकी थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर भी व्योम ने उन्हें कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्टूपिडिटी। उनकी बात पर बेचारे पंडित जी चुप हो गए। सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, व्योम पर। व्योम ने उन्हें इग्नोर करके चांद की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन सी फैमिली की बेटी है? दिखने में तो काफी खूबसूरत है, पर मैं आज तक इसे किसी पार्टी में नहीं देखा। व्योम के सवाल पर सावित्री जी चुप हो गई। वह जानती थी कि व्योम को हमेशा से अपने लेवल की लड़कियां पसंद थी, जो कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह व्योम को कैसे चांद की सच्चाई बताएं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी व्योम का मोबाइल बजने लगा। उसने एक नज़र चांद की तरफ देखा और मोबाइल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से विवेक ने कहा, सर मिस्टर विलियमसन आज ही लंदन के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए वह इस वक्त मीटिंग करना चाहते हैं। मैं क्या करूं?
विवेक की बात सुनकर व्योम ने एक नज़र चांद और सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए व्योम ने अपने गले में पहना हुआ दुपट्टा चांद के हाथ में दे दिया और वहां से जिस रूम में उसने कपड़े चेंज किए थे उस तरफ चला गया। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर सावित्री जी ने चिल्लाते हुए कहा, व्योम रुकिए, पर व्योम ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बातों को अनसुना करके वहां से चला गया। वही चांद अपने हाथ में व्योम के दुपट्टे को देखने लगी। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने शादी को लेकर बचपन से काफी सपने देखे थे। पहले उसकी शादी ऐसे इंसान के साथ होने वाली थी जो उस उम्र में 3 गुना ज्यादा बड़ा था और अब ऐसे इंसान के साथ हो गई थी जिसे वह जानती ही नहीं थी। सावित्री जी ने गहरी सांस लेकर चांद के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वह ऐसा ही है, उसे काम के अलावा कभी कुछ नहीं दिखता। फिलहाल हम घर चलते हैं, शाम को हम उसके अच्छे से खबर लेंगे। चांद ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सर हिला दिया। अंजलि को चांद का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। मुश्किल से चांद ने उसकी हर बात पर 2 या 3 बार हाँ या ना में जवाब दिया था। उससे ज्यादा उसने कुछ कहा ही नहीं था। वह भी सोच रही थी कि आखिर ये लड़की कौन से परिवार से बिलोंग करती है, क्योंकि अपर क्लास की पार्टी इसमें उसने आज तक चांद को नहीं देखा था। कुछ ही देर में अंजलि, चांद और सावित्री जी अग्निहोत्री मेंशन के लिए निकल गई थी। चांद बस चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर के नजरों को देखकर सोच रही थी कि अब उसकी आने वाली जिंदगी में क्या होगा। दूसरी तरफ होटल प्लाजा में व्योम बिजनेस सूट में एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। विवेक भी उसके साथ ही मौजूद था। क्लाइंट के साथ करीब उसकी मीटिंग 2 घंटे तक चली। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट ने व्योम से हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर अग्निहोत्री कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। हम हमारे न्यू प्रोजेक्ट को नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, हमारे डील फाइनल होने की खुशी में आज एक पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके इतना कहते ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खोल खूबसूरत लड़कियां अंदर आ गई, जिन्होंने काफी ज्यादा रिपलिंग कपड़े पहने हुए थे, जिनमें उनकी बॉडी मुश्किल से ही ढकी हुई थी। उनके हाथ में चैंपियन की बोतल थी। उनमें से एक लड़की आकर फॉरेन क्लाइंट की गोद में बैठ गई और दूसरी लड़की भी व्योम के करीब बैठने लगी। उसने व्योम के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो हैंडसम। कहते हुए वह लड़की व्योम की गोद में बैठ गई। व्योम चुपचाप बैठा हुआ था। वह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उस लड़की ने व्योम के होठों की तरफ देखते हुए कहा, आपके होंठ कितने ज्यादा रसीले हैं। कहते हुए वह अपने होठों को व्योम के होठों की तरफ ले जाने लगी। उसके होंठ पर उनके होठों के करीब आ ही रहे थे कि तभी व्योम ने बीच में अपना हाथ रखकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा, गेट आउट। व्योम की कुछ से भरी आवाज सुनकर वह लड़की जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। फॉरेन क्लाइंट जो कि दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था, उसने हैरानी से कहा, व्हाट हैपेंड मिस्टर अग्निहोत्री। व्योम ने फॉरेन क्लाइंट को घूरते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। कहते हुए व्योम वहां से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ साथ विवेक भी हैरान हो गया, क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो लड़कियां बस इस्तेमाल करने की चीज लगती थी, पर आज वह इस तरह से खुद एक खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करके वहां से चला गया था। विवेक ने अपना सर हिलाया और क्लाइंट से कुछ कहकर बाहर आ गया, जहां पर व्योम कॉल पर किसी से बात कर रहा था। विवेक ने व्योम के पास आकर कहा, सर अब आपको कहाँ जाना है, मेंशन या फिर ऑफिस। व्योम ने कुछ सोचा। अचानक से उसकी आंखों के सामने चांद का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेंशन, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। व्योम की बात सुनकर विवेक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। व्योम ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, पता लगाओ कि वह कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि मैंने आज तक उसे नहीं देखा था, और यह भी पता लगाओ कि दादी उसे कैसे जानती है। जब तक मैं मेंशन पहुंचता हूं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिलनी चाहिए। कहते हुए व्योम जाकर अपनी कार में बैठ गया। विवेक ने बस अपना सर हिला दिया और वह भी चांद के बारे में पता लगाने के लिए चला गया। वह हम अपनी कार में बैठकर बस चंद के खूबसूरत चेहरे को याद कर रहा था। उसे वैसे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वर्तिका को उसने बस इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर चुना था क्योंकि वह सोसाइटी में उसके कंधे से कंधा मिलने लायक थी। अब जब वर्तिका ने उसे धोखा दे दिया था तो व्योम को वर्तिका से कोई मतलब ही नहीं था। चांद दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि वह किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली होगी। बस वह जानना चाहता था कि आखिर वह उसके लेवल के परिवार से है या नहीं। वही अग्निहोत्री मेंशन में चांद इस वक्त सावित्री जी के रूम में उनके सामने बैठी हुई थी।
सावित्री जी ने प्यार से चांद की तरफ देखते हुए कहा, हम जानते हैं बेटा, इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी है, पर यह दिन हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा पोता बहुत अच्छा है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वह दिल का बहुत अच्छा है। आपको उन्हें अपने प्यार से जीतना है। आप है ही इतनी प्यारी कि वह चाह कर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, और जब कभी आपको लगे कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, हमें सब कुछ बता देना। हम आपके लिए आपकी दादी हैं। चांद ने सावित्री जी की तरफ देखकर अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, पर अगर हमारे मामा जी और मामी जी को पता चल गया तो वह हमें फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे। हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। कहते हुए चांद की आंखों से आंसू निकलने लगे। चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वह अग्निहोत्री परिवार की बड़ी बहू और व्योम सिंह अग्निहोत्री की बीवी को हाथ लगा सके। आप अभी अपने पति के बारे में कुछ जानती नहीं है, पर धीरे धीरे आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको आपके रूम में छोड़ देते हैं, क्योंकि अब से आप व्योम के साथ उनके रूम में रहेंगे। सावित्री जी की बात सुनकर चांद को घबराहट होने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सावित्री जी के साथ भी उनके रूम में आ गई। दूसरी तरफ कार में व्योम विवेक की कॉल का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वह अग्निहोत्री मेंशन पहुंचने वाला था। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे नहीं बताया तो शायद तुम दुनिया से दूर चले जाओ। व्योम ने विवेक से इतना कहा ही था कि विवेक ने उसे मैसेज किया। व्योम ने जैसे ही मेल ओपन करके चांद की इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने मेरी शादी एक गांव की गवार से कर दी। व्योम को चांद के बारे में पता चल गया था कि वह एक गांव से भागी हुई लड़की है जिसकी शादी होने वाली थी, और वह मंदिर की सीढ़ियां पर सावित्री जी को मिली थी। यह इन्फॉर्मेशन बॉडीगार्ड्स ने ही विवेक को दी थी, और विवेक ने व्योम को व्योम चांद के खूबसूरत चेहरे को देखकर खुश था, पर अब जब उसे पता चल रहा था कि वह उसकी हैसियत की नहीं है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे सिर्फ स्टेटस से मतलब था, और अब उसकी शादी एक गांव की गवार से हो चुकी थी। एपिसोड 7, व्योम का गुस्सा, चांद की खूबसूरती। व्योम इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि उसकी बीवी एक गवार है, एक गांव की ऐसी लड़की जो अपनी शादी से भाग कर आई है। उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया दादी माँ, अपने एक गवार से मेरी शादी कर दी। यू नो ना कि मुझे स्टेटस वाली लड़की से शादी करनी थी। कहते हुए व्योम की आंखें काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। कुछ ही देर में उसकी कार अग्निहोत्री मेंशन के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही ड्राइवर ने जल्दी से आकर दरवाजा खोलते हुए व्योम, जो कि पहले से ही गुस्से से पागल हो चुका था, तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। उसका गुस्सा देखकर उसके बॉडीगार्ड्स और मेंशन के सिक्योरिटी गार्ड्स काफी ज्यादा डर गए। व्योम ज्यादातर टाइम गुस्से में ही रहता था, पर आज उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वह हमको से तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया। लिविंग रूम में उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, दादी माँ। व्योम के चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री जी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी, वह जल्दी से अपने रूम से बाहर आ गई। उन्होंने उसके गुस्से को देखकर खुद से कहा, क्या उसे पता चल गया? कहते हुए उन्होंने खुद को संभाला और व्योम के पास आकर प्यार से कहा, क्या हुआ? अपनी दादी को देखकर भी व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरी शादी उस गवार से क्यों करवाई है? क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई थी? मैंने यह नहीं कहा था ना कि मुझे किसी पर्टिकुलर लड़की से शादी करनी है। आपकी बात मानकर मैं शादी के लिए रेडी हो गया, पर आपने क्या किया? आपने एक ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी जो एक अनपढ़ है, जो एक ऐसे गांव से बिलोंग करती है जहां के लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं होती। इनफैक्ट वह एक छोड़ी हुई लड़की है। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने जल्दी से घबराकर ऊपर देखा। 3rd फ्लोर पर व्योम का रूम था, इसलिए उन्हें डर नहीं था कि चांद उनकी बातें सुन लेगी, पर फिर भी वह नहीं चाहती थी कि बेचारी नाजुक सी चांद उनकी बातें सुनकर टूट जाए। उन्होंने व्योम की तरफ देखकर प्यार से कहा, हम आपको सब कुछ बताते हैं, पहले शांत हो जाए। व्योम ने गुस्से से कहा, मैं शांत नहीं रहूंगा। मैं इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। वैसे भी हमारी सिर्फ मंदिर में शादी हुई है, अभी तक हमारी लीगल तौर पर शादी नहीं हुई है। अभी के अभी उसे गवार को घर से निकालिए। मुझे उस गवार के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है।
व्योम की बात सुनकर सावित्री जी, जो कि अब तक शांति से बात कर रही थी, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बार बार उन्हें गवार कहना बंद कीजिए। चांद नाम है उनका और आपकी पत्नी है वह। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने हंसते हुए कहा, आपने क्या कहा? पत्नी? डू यू रियली थिंकिंग मैं उस गवार को अपनी बीवी मानूंगा? दुनिया में लड़कियां खत्म नहीं हो गई है। आपको अगर बहू चाहिए तो मैं किसी एजुकेटेड लड़की से, जो हमारे स्टेटस से मैच करती हो, ऐसी लड़की से शादी करूंगा, किसी गांव की गवार से नहीं। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, व्योम बकवास बंद कीजिए। शादी हुई है आपकी और शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं होता कि आज कर दी और कल तोड़ दी। शादी एक पवित्र बंधन है जो 7 जन्मों के लिए बंध जाता है। अब चांद ही आपकी बीवी है और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। कमी क्या है उस बच्ची में? इतना पैसा तो है आपके पास, फिर क्यों आपको अपने ही स्टेटस की लड़की चाहिए? आखिर इतने पैसों का करना क्या चाहते हैं आप? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, पैसे मेरे पास बहुत है पर मुझे स्टेटस वाली लड़की चाहिए, जिससे मैं सोसाइटी के सामने प्राउड के साथ अपनी बीवी कह सकूं। और आपको लगता है कि मैं सोसाइटी के सामने उसे गवार को लेकर जा सकता हूं? वह गवार क्या कहेगी? क्या वह 2 लोगों के सामने खड़ी होकर बोल पाएगी? इसलिए वह मंदिर में इतनी ज्यादा डरी हुई थी। मुझे एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंस लड़की चाहिए थी और आपने मेरे गले में एक गाय को बांध दिया। मैं कोई गाय का खूंटा नहीं हूँ। व्योम के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजलि भी सेकंड फ्लोर से बाहर आ चुकी थी। व्योम की बातें सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने नीचे आकर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या हुआ? व्योम ने अंजलि को घूरते हुए कहा, दादी ने उस गवार से मेरी शादी कर दी। यू नो वॉट, वह एक गांव से है, ऐसे गांव से जहां पर पढ़ाई का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। शायद उसे पढ़ना भी ना आता हो। इनफैक्ट वह तो अपनी शादी से भाग कर आई है। व्योम की बात सुनकर अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, आप भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अंजलि और व्योम की बातें सुनकर सावित्री जी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों। बहुत हो गई तुम दोनों की बकवास। हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपकी शादी चांद से हुई है और आपको उनके साथ ही रहना होगा। रही बात कोर्ट मैरिज की, तो आपकी कोर्ट मैरिज भी हो चुकी है। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगा। सावित्री जी ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मीटिंग रूम में आपने बिना देखे पेपर साइन कर लिए थे। उसमें आपकी मैरिज का पेपर भी था और अब तक हमने उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब लीगल तौर पर चांद आपकी वाइफ है। सावित्री जी की बात सुनकर भी व्योम ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर दी। वह अपनी दादी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था। अगर यही काम उसकी दादी की जगह पर किसी और ने किया होता तो व्योम अब तक उसे इंसान की जान लेकर चुका होता। अंजलि भी हैरानी से अपनी दादी की तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी, जो उसके भाई से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, वह इस तरह से उसके भाई की शादी एक गवार के साथ कर सकती है। व्योम ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, फाइन, आपको शौक है ना उस गवार को मेरे गले बांधने का? तो अब देखिए कि मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर वह खुद मुझे छोड़कर भाग जाएगी। ये व्योम अग्निहोत्री का प्रॉमिस है। कहते हुए व्योम तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वही उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने मन ही मन घबराते हुए कहा, है महादेव, अब ये क्या करना चाहते हैं हमारी मासूम सी चांद के साथ? उन्हें शक्ति दीजिएगा। हमें यकीन है कि हमारी चांद सभी मुश्किलों को पार कर लेंगी और व्योम के दिल में खुद के लिए जगह बना लेंगी। सोचते हुए सावित्री जी अपने रूम में वापस जाने लगी। वह वहां से जा पाती इससे पहले ही अंजलि ने गुस्से से कहा, दादी माँ, मॉम सच कहती है, आप एक नंबर की इडियट है। कहते हुए अंजलि भी गुस्से से वहां से चली गई। सावित्री जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह भी अपने रूम में आकर अपने पति की तस्वीर को देखकर आंसू बहाने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, सबको लगता है कि हमने व्योम के साथ गलत किया है। आप ही बताएं, अगर वह लड़की वर्तिका आहूजा हमारे घर में आ जाती तो क्या होता? वह हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती। एक बार विकास की पसंद को इस घर जगह देकर हमने अपने घर की हालत देख ली है। हम दोबारा वही गलती कैसे कर सकते थे? कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर किसी का नंबर डायल किया।
दूसरी तरफ से एक लड़के ने उनका कॉल उठाकर खुशी भरी आवाज में कहा, दादी माँ बोलिए, काम हो गया क्या? अब मैं इस चुड़ैल को छोड़ सकता हूँ? पिछले 6 घंटे से इसे किडनैप करके रखा है। बस उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। यह अच्छी बात हुई, वरना अगर यह मेरा चेहरा देख लेती तो पक्का मेरी जान ले लेती। उस लड़के की बात सुनकर सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, अध्याय इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है और अब उसे छोड़ दीजिए। सावित्री जी की बात है सुनकर अध्याय ने अपने सामने कुर्सी पर बेहोश पड़ी वर्तिका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, वैसे भी इस चुड़ैल को इतनी देर से संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। पता नहीं भाई को इसके अंदर क्या अच्छा दिखता है जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इसे देखकर उल्टी आती है। ओके, मैं कुछ देर बाद घर आ रहा हूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ व्योम गुस्से से सीढ़ियों से चढ़ता हुआ 3rd फ्लोर पर आ गया। इस वक्त वह काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से अपने रूम की तरफ देखते हुए कहा, जरूर इस गवार लड़की ने काला जादू किया है, वरना मेरी दादी माँ ऐसी तो नहीं थी। वह तो हमेशा मेरी खुशियों के बारे में सोचती थी। ऐसे कैसे उन्होंने इस गवार से मेरी शादी कर दी, वह भी एक दिन की मुलाकात में। अब ये तो वही बताएगी, कहते हुए व्योम गुस्से से तेज कदमों से चलता हुआ अपने रूम के बाहर आ गया। उसने तेजी से लात मारकर रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही रूम के अंदर की गई डेकोरेशन को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पहले ही उसका दिमाग खराब हो चुका था और ऊपर से उसके रूम में फैली हुई है गंदगी। वह उनको गुस्सा दिला थी। उसे बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हमेशा अपने रूम को क्लीन देखना पसंद करता था। रूम में चारों तरफ कैंडल चल रही थी, साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां भी बिछी हुई थी। बैग को भी सुहागरात की तरह सजाया गया था। व्योम ने अपने बालों को खींचा और गुस्से से अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, उसे चांद कहीं भी नजर नहीं आई। व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की, कहाँ हो तुम? व्योम की आवाज सुनकर उसे खुद कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से बैग की बेडशीट को खींचकर उसे नीचे फेंककर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा है, कहाँ छुपकर बैठी हो तुम? तुम्हें क्या लगा था मेरी दादी को फंसाकर तुम इस घर पर राज कर लोगी? व्योम अग्निहोत्री इतना इडियट नहीं है कि तुम्हारी जैसी गवार को अपनी बीवी मान लेगा। कहाँ छुपी हो? अभी के अभी बाहर आ जाओ। अगर तुम 2 सेकंड के अंदर अंदर बाहर नहीं आए और मैं तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद की शक्ल देखने के लायक नहीं रहोगी। कहते हुए व्योम अपने रूम का सामान तोड़कर चिल्लाने लगा। काफी देर तक इस तरह से तोड़फोड़ करने और चिल्लाने के बाद भी जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वह गुस्से से और सामान तोड़ने ही वाला था कि उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। उसने खुद से कहा, कहीं ये बालकनी में तो नहीं? इसे क्या लगता है यह मुझे छप जाएगी? मैं इसे छोड़ दूंगा नहीं। इसने व्योम अग्निहोत्री से पंगा लिया है, इसका सबक तो इसे सिखाना ही होगा। कहते हुए व्योम तेज कदमों से चलता हुआ बालकनी के पास आ गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और बालकनी में यहाँ वहाँ नजर घुमाकर देखने लगा। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे चांद कहीं भी नजर नहीं आई। व्योम को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से से पलट कर मैं जाने ही वाला था कि उसका ध्यान झूले पर सिकुड़कर सो रही चांद पर गया। इस वक्त वह शादी के जोड़े में झूले पर सुकून से सो रही थी। उसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था और व्योम बस उसका आधा चेहरा देख पा रहा था। चांद को इस तरह से सुकून से सोते हुए देखकर व्योम के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वह अपने आप धीमे कदमों से चलता हुआ चांद के पास आ गया। चांद के ऊपर इस वक्त आसमान के चांद की रोशनी पड़ रही थी, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। व्योम अपनी जगह पर खड़ा होकर किसी मूर्ति की तरह चांद के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला और उसका हाथ अपने आप चांद के बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए आगे बढ़ गए। उसने हल्के हाथों से चांद के बालों को उसके चेहरे से हटाया। अब उसके सामने चांद का खूबसूरत चेहरा था। व्योम झूले के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। चांद इस वक्त सिकुड़ कर लेटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसके लिए इस वक्त होंठ पाउट की शेप में थे, जो कि व्योम को अजीब सा एहसास करा रहे थे। व्योम इस वक्त अपना गुस्सा जैसे पूरी तरह से भूल चुका था। ये भी कह सकते हैं कि चांद के चेहरे को देखने के बाद वह जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? कहते हुए व्योम अपनी उंगलियों से चांद के गालों को टच करने लगा। चांद के गाल किसी न्यूबॉर्न बेबी की तरह सॉफ्ट थे, जिन्हें टच करते ही व्योम को अजीब सी गुदगुदी का एहसास होने लगा।
एपिसोड 8 चांद की घबराहट। हार्टलेस व्योम। व्योम चांद के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके सॉफ्ट गालों को टच कर रहा था। चांद की रोशनी में चांद का खूबसूरत सा चेहरा और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। इस वक्त व्योम अपने गुस्से को पूरी तरह से भूल चुका था। वह बस उसके प्यारे से चेहरे को देखकर किसी और ही दुनिया में चला गया था। चांद के चेहरे की मासूमियत देखकर भी व्योम को अजीब सा एहसास हो रहा था। वह भी चांद के गालों को और टच करने ही वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में विवेक की बातें घूमने लगी। अगले ही पल उसे याद आया कि वह क्या कर रहा है। उसने गुस्से से चांद की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। व्योम ने सुकून से सो रही चांद की तरफ देखकर अपने बाल खींचते हुए कहा, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके ये सुकून से सो रही है। इसे लगता है कि ये सुकून से जी पाएगी। इसे बताना होगा कि व्योम अग्निहोत्री की जिंदगी में उसकी मर्जी के बिना आने की क्या सजा होती है। कहते हुए व्योम ने चांद के नाजुक से हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ को टच करते ही व्योम का दिमाग फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगा। उसका हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट था। अगले ही पल व्योम ने गुस्से से कहा, तुझे इस तरह से भटकना नहीं है व्योम। कहते हुए हमने झटके से चांद का हाथ पकड़कर उसे झूले से नीचे गिरा दिया। चांद जो कि सुकून से सो रही थी, अचानक से झटका लगते ही मुंह के बाल फ्लोर पर गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीज निकल गई, पर व्योम को तो शायद उसकी चीख से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर एटीट्यूड से उसे घूरने लगा। चांद ने अपनी आंखों को मजबूरी से बंद किया हुआ था क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे सामने ही व्योम नजर आया, जो कि इस वक्त काफी डरावना लग रहा था। उसे देखकर चांद की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसने डरते हुए कहा, आप कब आए? हमें माफ कर दीजिए, हमें नींद आ गई थी। कहते हुए चांद जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। नीचे गिरने की वजह से उसे कमर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम की आंखें छोटी हो गई क्योंकि चांद की यह हरकत काफी ज्यादा सेड्यूसिंग थी। व्योम ने चांद के पास आकर झटके से एक हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। अचानक से व्योम करीब आने की वजह से बेचारी चांद की हालत खराब हो गई। ऊपर से उसकी बालों की मजबूत पकड़ की वजह से उसे दर्द होने लगा। चांद ने आंसू भरी आंखों से व्योम की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए और यह सिड्यूस क्या होता है। चांद की बात सुनकर व्योम अजीब नजरों से उसे घूरने लगा। अगले ही पल उसने चांद के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम तो वह जबरदस्त वाली गवार निकली। तुम्हें सिड्यूस का मतलब ही नहीं पता। कहते हुए व्योम की पकड़ चांद के बालों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। चांद ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। चांद की बात सुनकर भी व्योम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें दर्द होगा या नहीं, ये तुम्हें मेरी लाइफ में आने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या तुम्हारी औकात है। तुम व्योम अग्निहोत्री की बीवी बनो, समझती क्या हो तुम खुद को। व्योम की बातें सुनकर चांद घबराहट की वजह से कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। व्योम की पकड़ भी उसके बालों पर काफी मजबूत थी। चांद को ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल आज उखड़ जाएंगे। उसने काफी डरी हुई आवाज में कहा, हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। चांद की दर्द भरी आवाज सुनकर व्योम ने उसकी आंखों में देखा। चांद की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह इस वक्त इतनी ज्यादा इनोसेंट और मासूम लग रही थी कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। एक पल के लिए तो व्योम अपने गुस्से को भूलकर उसके बालों को छोड़ते ही वाला था, पर अगले ही पल जैसे ही उसे याद आया कि इस लड़की ने कैसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी दादी को शादी के लिए तैयार किया है, उसकी आंखें फिर से गुस्से से फिलहाल हो गई। व्योम ने चांद के बालों को झटके से छोड़कर उसे नीचे धक्का दे दिया। चांद दोबारा फ्लोर पर गिर गई। इस बार उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने रोते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हुए चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वह उसे डरावनी नजरों से देख रहा था। व्योम को ऐसे देखकर चांद हाथों के बल चलते हुए पीछे की तरफ से रखने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज हमें मत मारना, हम हाथ जोड़ते हैं। कहते हुए चांद अपने दोनों हाथ जोड़कर फूटकर रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। उसने तो अभी तक चांद पर हाथ भी नहीं उठाया था और ये लड़की कह रही थी कि मुझे मत मारना। इसका क्या मतलब हो सकता था? व्योम का दिमाग ये सब सो ही रहा था कि उसने खुद से कहा,
ये लड़की मुझे अपनी बातों की जाल में फंसा कर बचाना चाहती है, पर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बीवी बनना चाहती है ना मेरी, इस घर की रानी तो बनना चाहती है ना, अब इसे बनाऊंगा अपनी नौकरानी। सोचते हुए व्योम चांद के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, रो क्यों रही हो? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारे जैसी गवार लड़की जिसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, वह अब व्योम अग्निहोत्री की वाइफ बन चुकी है। वैसे काला जादू सीखा कहाँ से तुमने? काफी अच्छा और अमेजिंग काला जादू कर लेती हो। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मासूमियत से कहा, काला जादू ये कौन करता है? कहते हुए उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम करती हो काला जादू? तुमने मेरी दादी पर काला जादू किया है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे जैसी गवार के साथ मेरी शादी कर दी। तुमसे 1000 गुना ज्यादा लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तड़प रही है और दादी ने उन सब को छोड़कर तुमसे मेरी शादी करा दी। मुझे इस वक्त इतना गुस्सा कर आ रहा है कि दिल कर रहा है कि तुम्हें छत से नीचे फेंक दूं। व्योम की बात सुनकर चांद के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें मरना नहीं है। कहते हुए वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसे सिर्फ व्योम की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा डर लग रहा था। एक तो व्योम के सामने वह छोटे से बच्चे की तरह थी और उसके सामने खड़ा ये हट्टा कट्टा इंसान इतनी डरावनी बातें कर उसकी हालत खराब कर रहा था। चांद के डरे हुए चेहरे की तरफ देखकर व्योम ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे तुम्हें पता है ना शादी के बाद की रस्में क्या होती है? व्योम की बातें सुनकर चांद डरी हुई नजरों के साथ मासूमियत से उसे देखने लगी। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वह हमने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ कामोन, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, जो सामने तो सती सावित्री बनती है और पीछे शीला की जवानी में डांस करती है। वैसे आज हमारी सुहागरात है। डू यू नो ना सुहागरात में क्या होता है? या गांव के गवारों को ये भी पता नहीं होता? व्यायाम की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर डर के साथ कंफ्यूजन नजर आ रही थी। व्योम ने चांद के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? मुझसे शादी करते वक्त डर नहीं लगा था? बोलो। कहते हुए व्योम चांद के और करीब आ रहा था। चांद ने रोते हुए कहा, प्लीज हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हम हमारे महादेव की कसम खाकर कहते हैं। कहते हुए चांद ने अपनी गर्दन पर चिमटी काट ली। उसकी हरकत देखकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, स्टॉप इट, मैं तुम्हारी इस नॉनसेंस पर यकीन करने वाला नहीं हूँ। वैसे अपने दिमाग से यह खुशफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। तुम ना मेरी टाइप की हो, नहीं, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हें टच करूँ। वैसे दिखने में काफी खूबसूरत हो, पर फिर भी आई डोंट लाइक इट। कहते हुए व्योम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वही चांद घबराई हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। उसे व्यायाम की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। व्योम ने पीछे पलटकर चांद को घूरते हुए कहा, मेरे रूम में आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए ना कोई जगह है, ना मेरे रूम में, पड़ी रहो यहीं पर लाइफ टाइम। कहते हुए चांद को आंख मारकर अपने रूम में चला गया। उसने अंदर से बालकनी का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वह समझ गया था कि बारिश होने वाली है। वह चांद को रात भर बारिश में भीगकर उसे टॉर्चर करना चाहता था, ताकि अगली सुबह वह खुद ही उसे छोड़कर भाग जाए। वही व्योम की बात सुनकर कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चांद की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा जहां पर सिर्फ अंधेरा था। चांद भी जैसे अब छप चुका था। उसने रोते हुए कहा, क्यों महादेव, क्यों आपने हमारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा है? अब लगा था कि हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, पर आपने तो हमारी जिंदगी में ऐसे इंसान को भेज दिया जिसे हम पसंद ही नहीं है। क्या हम इतने बुरे हैं महादेव? कहते हुए चांद वहीं पर लेट गई। नीचे गिरने की वजह से उसे कमर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से उठ नहीं पा रही थी। चांद अभी अपना चेहरा नीचे झुकाकर रो ही रही थी कि उसे अपने ऊपर पानी की बूंद का एहसास हुआ। चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान से बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। शायद आसमान भी चांद के दर्द में उसके साथ रो रहा था। चांद बस अपनी आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। बारिश की बूंदों ने उसके आंसुओं को छुपा दिया था। वही रूम के अंदर से व्योम शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए चांद को देख रहा था, जो बारिश में भीग रही थी। कुछ ही देर में बारिश तेज हो चुकी थी।
बारिश के साथ साथ बिजलियां भी कड़क रही थी। चांद बालकनी के कोने में घुटनों के बल मुंह छुपा कर रो रही थी। उसे बिजलियों की तेज आवाज से बहुत डर लगता था, पर इस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने रोते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जो कि बंद था। चांद जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ी हुई और दरवाजे के पास आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से दरवाजे पर मारते हुए कहा, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें डर लग रहा है। व्योम अभी तक सोया नहीं था। वह रूम के अंदर से ही चांद की हालत को देख रहा था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था ना, मेरे रूम में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एंजॉय योर फर्स्ट नाइट स्वीट हार्ट। वैसे भी तुम्हारा नाम चांद है ना, तो तुम्हें आसमान के साथ ही सुहागरात मनानी चाहिए। कहते हुए अपने बेड पर जाकर सुकून से लेट गया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वही चांद दरवाजे के सामने ही रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। बिजलियां तेजी से चमक रही थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर अपने दोनों हाथों को कान पर रख लिया और रोते हुए कहा, हे महादेव, इतनी तकलीफ देनी थी तो हमें जिंदा क्यों रखा? हमें हमारी माँ और बाबा के साथ क्यों नहीं लेकर चले गए? कहते हुए चांद और जोर से रो रही थी। अभी भी बारिश तेजी से हो रही थी। बिजलियां चमक रही थी। वही रूम के अंदर व्योम सुकून से अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसे चांद से कोई मतलब ही नहीं था। उसने एक नज़र बालकनी के ग्लास वॉल से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे चांद की हल्की सी छवि नजर आई, जो कि घुटनों में अपना मुंह छुपाकर बैठी हुई थी। उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, 2 दिन में तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम खुद मुझे छोड़कर भाग जाओगी मिस गवार। एपिसोड 9 बेहोश चांद पत्थर दिल व्योम। कुछ देर बाद व्योम की आंख लग चुकी थी और वह सुकून से अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था। वही बालकनी में चांद की हालत खराब हो चुकी थी। बारिश काफी तेज हो रही थी। ऊपर से बिजलियां भी काफी ज्यादा चमक रही थी। चांद को तो पहले से ही बिजली के खड़कने से डर लगता था और अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दुल्हन के भारी भरकम लहंगे में वह इस वक्त भीगी हुई थी। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके दांत भी किटकिट कर रहे थे। चांद ने अपनी आंसू भरी आंखों से बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा, जो कि वह हमने अंदर से बंद कर दिया था। उसने अपनी आधी खुली आंखों से धीरे से कहा, आप बहुत बुरे हैं, उनकी तरह ही बुरे हैं। कहते हुए चांद की आंखें बंद हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग व्योम की नींद हमेशा की तरह सुबह के 6 बजे खुल गई। वह उठकर सीधा क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया, क्योंकि उसे 6 बजे जिम के लिए जाने की आदत थी। कपड़े चेंज करके वह सीधा जिम चला गया। वह पूरी तरह से चांद के बारे में भूल चुका था। शायद वह अपनी डेली रूटीन लाइफ को फॉलो कर रहा था। जिम में करीब 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद 8 बजे तक भी हम वापस रूम में आ गया। रूम में आते ही उसका टेबल पर रखा हुआ मोबाइल रिंग करने लगा। व्योम ने टेढ़ी नजरों से मोबाइल की तरफ देखा और मोबाइल पर फ्लैश होते नाम को देखने लगा। वर्तिका का नंबर देखा कर ही व्योम का दिमाग खराब हो चुका था। वर्तिका के धोखे की वजह से ही उसे अपनी दादी की मर्जी की लड़की यानी कि चांद जैसी गवार के साथ शादी करनी पड़ी थी। व्योम ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो वर्तिका, हमने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से वर्तिका ने रोते हुए कहा, व्योम, कल मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, जिस वजह से मैं शादी में नहीं पहुंच पाई। मुझे नहीं पता वह कौन थे और कौन नहीं, पर उन्होंने आज सुबह ही मुझे छोड़ा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने मेरी क्या हालत की है। कहते हुए वर्तिका जोर जोर से रोने लगी। वही वर्तिका की बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। अपने गुस्से से कहा, एक से क्या तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? तुमने कॉल पर साफ साफ कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मारा जा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे शादी करने वाला था, पर अब मैं वह भी नहीं करूँगा। अगली बार से बकवास करने के लिए कॉल मत करना, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। वैसे तो तुम्हें मैं बर्बाद करके रहूँगा। तुमने व्योम अग्निहोत्री को धोखा देने की कोशिश की है और मैं धोखेबाजों को माफ नहीं करता। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया। हालांकि उसने वर्तिका की बातों को झुठला दिया था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि जो वर्तिका पिछले 3 सालों से पागलों की तरह शादी के लिए उसके आगे पीछे घूम रही है, वह इस तरह से शादी करने से इनकार कैसे कर सकती है। उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट विवेक को कॉल करते हुए कहा, मुझे अभी के अभी पता करके बताओ कि वर्तिका कल दिन भर कहाँ थी और क्या सच में वह आज सुबह ही अपने घर आई है। तुम्हारे पास 15 मिनट का वक्त है। 15 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो अपना रेजिग्नेशन लेकर तैयार रखना। कहकर व्योम ने कॉल कट कर दिया और बाथरूम की तरफ जाने लगा।
तभी उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। बालकनी को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसे कल रात को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ याद आने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या वह गवार अभी भी वहीं पर होगी? सोचते हुए व्योम, जिसने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी, वह लोअर में ही बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। बालकनी के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा तो बालकनी में अभी भी पानी भरा हुआ था। शायद कल रात को काफी तेज बारिश हुई थी। व्योम ने दरवाजा खोला और बालकनी में आ गया। उसने चारों तरफ नजरें घूमकर देखा पर उसे चांद कहीं भी नजर नहीं आई। ये देखकर भी उसकी आंखें छोटी हो गई। व्योम ने खुद से कहा, क्या ये लड़की बालकनी से नीचे कूद गई? कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर लाल रंग की चुनरी पर गया, जिसे देखते ही व्योम के कदम अपने आप इस डायरेक्शन में बढ़ने लगे। उसने पास जाकर देखा तो उसका ध्यान चांद पर गया, जो कि बेजान सी बालकनी में लेटी हुई थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसका चेहरा सफेद था। एक पल के लिए उसे देखकर व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गए। उसने चांद के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा था ना, मेरी लाइफ में आने की तुम्हारी औकात नहीं है मिस गवार। कहते हुए उसने झटके से चांद को गोद में उठाया और उसे लाकर रूम में बेड पर पटक दिया। चांद की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिसे देख करके व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने खुद से कहा, अब ये खुद यहाँ से भागेगी। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हुए कहा, अदिति आंटी, जितनी जल्दी हो सके मेंशन आ जाए। इतना कहकर व्योम ने कॉल कट किया और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसे चांद से कोई मतलब ही नहीं था। लिविंग रूम में सावित्री जी इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी। अंजलि किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। सावित्री की परेशानी से बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी डोरबेल की आवाज उनके कानों में पड़ी। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक 22-23 साल का हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसे देखते ही सर्वेंट के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अध्याय बाबा। उस लड़के ने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, दादी कहाँ है? कहते हुए वह लड़का दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उसका ध्यान सोफे पर बैठी सावित्री जी पर गया, जिन्हें देखते ही उसने खुशी से कहा, है जाने मन, कैसी हो आप? क्या आपको मेरी याद आई? कहते हुए अध्याय जाकर सावित्री जी के गले से लग गया। सावित्री जी ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो कल रात को ही आने वाले थे ना? अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। आप तो जानती है ना, बारिश में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं रात को फार्म हाउस पर ही रुक गया था और सुबह जैसे ही बारिश रुकी मैं आ गया। वैसे आपने कहा था कि आपने मेरे जंगली भाई की शादी कर दी है। कहाँ है मेरी क्यूट भाभी? मुझे देखना है उन्हें। आपने जब से उनकी फोटो भेजी मैं तो उन्हें देखने के लिए तरस गया हूँ। अध्याय की बात सुनकर सावित्री की मुस्कुराने लगी। अंजलि, जो कि चुपचाप अपना मोबाइल यूज कर रही थी, उसने अध्याय को घूरते हुए कहा, आपको गवार उस लड़की हो उससे मिलने का बहुत शौक है भाई। अंजलि की बात सुनकर अध्याय उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। सावित्री जी ने अंजलि को घूरते हुए कहा, तमीज से बात कीजिए अंजलि, भाभी है वह आपकी। अंजलि ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं किसी गवार को अपनी भाभी नहीं मानती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे भी भाई जब उसे खुद अपनी बीवी नहीं मानते तो वह हमारी भाभी कैसे हुई? 2 दिन के अंदर अंदर भाई उसे यहाँ से निकाल देंगे। अंजलि की बात सुनकर अध्याय ने हैरानी से कहा, गवार, तुम हमारी भाभी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? वह हमारे भाई की वाइफ है अंजलि। अंजलि ने हंसते हुए कहा, वह गांव की गवार है जिसे ना पढ़ना आता है ना लिखना, और दादी माँ ने उसे हमारे भाई के गले बांध दिया। क्या आपको सच में लगता है कि भाई किसी गवार के साथ रहेंगे? वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक और बार डोरबेल की आवाज उन सभी के कानों में सुनाई दी। उन सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। सर्वेंट जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर इस वक्त अग्निहोत्री परिवार की फैमिली डॉक्टर अदिति खड़ी थी, जिनकी उम्र 45 साल के आसपास थी। डॉक्टर अदिति को देखकर सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अदिति तेज कदमों से चलती हुई अंदर आ गई। उन्हें देखते ही सावित्री जी ने कहा, अदिति तुम यहाँ पर? सावित्री जी की बात पर अदिति ने कहा, हाँ, मुझे व्योम सर ने कॉल करके बुलाया था। उन्होंने अर्जेंटली अपने रूम में आने के लिए कहा है। कहते हुए डॉक्टर अदिति तेज कदमों से चलती हुई लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ गई, जहां पर व्योम का रूम था।
वही अदिति की बात है सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अंजलि ने इरिटेट होते हुए कहा, लगता है इस गवार लड़की ने ही कुछ किया होगा। पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या कर दिया। उस गवार को तो कुछ नहीं आता। कहते हुए अंजलि भी उठकर खड़ी हो गई। सावित्री की भी जल्दी से लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ गई। उन्होंने व्यायाम के रूम के बाहर आकर देखा तो उनका ध्यान व्योम पर गया, जो कि अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर एरोगेंट तरीके खड़ा होकर डॉक्टर अदिति की तरफ देख रहा था। व्योम को सही सलामत देखकर सावित्री जी ने खुद से कहा, इसका मतलब चांद। कहते हुए वह जल्दी से अंदर आ गई। उनका ध्यान अंदर आते ही बेड पर बेजान सी बड़ी चांद पर गया। डॉक्टर अदिति ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। शायद रात भर पानी में भीग रही थी, उनकी पल्स भी स्लो हो रही है। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर इरिटेट हुए कहा, आपको जो करना है यही कीजिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए अस्पताल के चक्कर लगाऊं। कहते हुए व्योम वहां से जाने लगा। सावित्री जी ने अंदर जाकर चिल्लाते हुए कहा, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या किया आपने हमारी बच्ची के साथ, जो एक दिन में उनकी ऐसी हालत हो गई। ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि आपके पास फालतू टाइम नहीं है। क्या जान लेना चाहते हैं आप उनकी? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, उसकी जान लेने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। दादी माँ, मुझे ऑफिस जाना है, और रही बात मैंने उसके साथ क्या किया और क्या नहीं, तो मैंने बस उसे अपने रूम से बाहर निकाला। बेचारी रात भर बालकनी में सो रही थी, पानी में भीगने की वजह से तबीयत खराब हो गई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कहते हुए व्योम हंसता हुआ क्लोजेट में चला गया। वही उसकी बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने डॉक्टर अदिति की तरफ देखा जो कि चांद को चेक रही थी। पीछे पीछे ही अध्याय भी रूम में आ चुका था। उसने घबराते हुए कहा, दादी माँ। कहते हुए उसका ध्यान बेड पर बेजान सी पड़ी चांद पर गया। एक पल के लिए चांद को देखकर अध्याय की नजरें उस पर ठहर गई। अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या यही भाभी है और क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये रात भर पानी में भीग रही थी, हमें इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात है सुनकर सावित्री जी ने आंसू से भरी आंखों से अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, अध्याय, चांद को अस्पताल लेकर चलो। अध्याय ने सावित्री जी की आंखों में आंसू देखकर प्यार से कहा, दादी माँ घबराए मत, भाभी ठीक हो जाएंगी। कहते हुए अध्याय ने आगे जाकर चांद को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसी तरह से लेकर तेज कदमों से दौड़ता हुआ कॉरिडोर से लिफ्ट में चला गया। कुछ ही देर बाद सावित्री जी, अध्याय और डॉक्टर अदिति चांद को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। चांद को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया था। उसके बॉडी में पानी चला गया था और ज्यादा देर तक पानी में भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया था। सावित्री जी इस वक्त कॉरिडोर में बैठकर रो रही थी। अध्याय ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दादी माँ शांत हो जाए, भाभी ठीक हो जाएंगी। सावित्री जी ने आंसू भरी आंखों से चांद के वार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सब हमारी गलती है। ये जानने के बाद भी कि व्योम को अपने स्टेटस की लड़कियों से ही शादी करना, उनके साथ ही रिलेशन में रखना, उनके साथ ही उठना बैठना पसंद है, हमने फिर भी चांद की शादी उनके जैसे पत्थर दिल इंसान से कराई। सब हमारी वजह से हुआ है। क्या हालत हो गई है उस फूल सी बच्ची की। जिंदगी में पहले ही उसने काफी कुछ देख लिया है और अब हमारी वजह से उनके साथ यह सब कुछ हो रहा है। हमने अपने स्वार्थ में आकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम सच में बहुत बुरे हैं अध्याय, सच में हम बहुत बुरे। कहते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। एपिसोड 10 क्लोजनेस, चांद की मासूमियत। अध्याय ने जैसे तैसे सावित्री जी को शांत किया। 2 घंटे के बाद चांद को होश आ चुका था। वह अभी भी काफी कमजोर लग रही थी। सावित्री जी ने चांद के पास आकर आज भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए बेटा, हमें नहीं पता था कि व्योम आपके साथ ही सब कुछ करेंगे। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। उसे तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में सिर्फ दर्द बर्दाश्त करने के लिए आए हैं। बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में ऐसा एक भी दिन नहीं आया था जब उसे ऐसा लगा हो कि उसकी जिंदगी अच्छी है। हर वक्त हर पल उसे यही लगता था कि वह जिंदा क्यों है। जब किसी को उसकी जरूरत नहीं है, जब किसी को उससे प्यार नहीं है, तो वह आखिर जिंदा है क्यों। चांद की आंखों में आंसू देखकर सावित्री जी को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने चांद से वादा किया था कि
वह उसे एक अच्छी लाइफ देंगे, उसे खुशियां देंगे, उसे परिवार देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सावित्री जी को अपने लिए रोते हुए देखकर चांद ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, प्लीज दादी माँ, रोना बंद कीजिए। आपको हमारे लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम तो है ही मनहूस, जिसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लिखी हुई है। आप कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती हैं? चांद ने इतना कहा ही था कि रूम के अंदर अध्याय आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे? इतनी प्यारी और इतनी ब्यूटीफुल लड़की की लाइफ में दर्द और तकलीफ कैसे हो सकती है? मैं आपकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा। अध्याय की बात सुनकर चांद मासूमियत भरी आंखों से देखने लगी। अध्ययन चांद की तरफ देखकर अदा से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, हेलो, मैं तो अपने बारे में बताना भूल ही गया। मैं हूँ आपका हैंडसम, क्यूट, हॉट, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट देवर, अध्याय अग्निहोत्री। अध्याय की बात सुनकर चांद कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। इस वक्त वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? चांद ने धीरे से कहा, आपने जो बोला वह क्या होता है? चांद की बात सुनकर अध्याय बड़ी बड़ी आंखों से चांद को देखने लगा। अगले ही पल उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, आपके कहने का मतलब है हैंडसम, क्यूट, हॉट, अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट, इनका मतलब क्या? चांद ने मासूमियत से अपना सर हिलाते हुए कहा, ये सब क्या है? क्या ये सब खाने की चीज है? चांद की बात सुनकर अध्याय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, भाभी, क्या आप कभी स्कूल नहीं गई? अध्याय की बात सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अध्याय डरते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है? क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? प्लीज, अगर बुरी लगी है तो आई एम रियली रियली सॉरी। मैं अगली बार से कुछ भी नहीं पूछूंगा। अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपने आंसू साफ करके धीमी आवाज में कहा, हमारे गांव में चौथी तक स्कूल था। हम चौथी तक स्कूल गए हैं। उसके बाद दूसरे गांव में था। हमें मामा जी और मामी जी ने स्कूल नहीं जाने दिया। कहते हुए चांद फिर से रोने लगी। चांद की बात सुनकर अध्याय को चांद के लिए बहुत बुरा लगने लगा। सावित्री की भी चुपचाप चांद की बातें सुन रही थी। अध्याय ने प्यार से चांद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, इसमें रोने की क्या बात है? जो हुआ उसे भूल जाए, पर अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरे नालायक भाई ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। दादी है ना, दादी भाई की टांगी तोड़ देगी। अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करना, उन्हें दर्द होगा ना। चांद की बात सुनकर अध्याय बस उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने खुद से कहा, भाई आप कितने लकी हो, आपने उनके साथ इतना गलत किया पर फिर भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते। आपके पास दिमाग क्यों नहीं है भाई? इतनी प्यारी सी लड़की के साथ कोई ऐसा करता है भला? कोई बात नहीं, आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि आपको कोहिनूर का हीरा मिल गया है। सोचकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, पर भाई ने तो आपके साथ गलत किया है ना, तो फिर हमें भी तो उन्हें सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई के दोनों हाथ काट देते हैं। अध्याय ने जानबूझकर चांद को परेशान करने के लिए कहा। चांदनी डरते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करना, उन्हें दर्द होगा। अध्याय ने प्यार से कहा, पर हमें भी तो उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए ना भाभी। चांद ने मासूमियत से कहा, नहीं, अगर हम भी उन्हें पनिशमेंट देंगे तो उन्हें उनमें और हमें फ़र्क क्या होगा? और वैसे भी दूसरों को तकलीफ देखकर हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती, और अगर दूसरों की तकलीफ से हमें खुशी मिलती है तो हम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। चांद की मासूमियत में कही गई बात का सुनकर अध्याय के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। सावित्री जी ने खुद से कहा, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं व्योम? भगवान ने आपको चांद के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी दी है, जिसे हर किसी के सुख की चिंता है, अपने दुखों को भूलकर को दूसरों के बारे में सोचती है। काफी देर तक अध्याय चांद के साथ मस्ती मजाक करता रहा। चांद की मासूमियत पर अध्याय का दिल आ चुका था। उसे अपने लिए ये क्यूट लिटिल भाभी बहुत पसंद आई थी, जो इतनी मासूम थी, जैसे कोई छोटा बच्चा। अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, ओके भाभी, अब आप बहुत थक चुकी हो, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, उसके बाद हम घर चलेंगे। घर का नाम सुनते ही चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, पर हमारा तो कोई घर नहीं है। चांद की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, भाभी, आपकी मेरे भाई से शादी हुई है तो जो उनका है वह आपका है, तो उनका घर भी आपका है, उनका कमरा भी आपका है और वह भी आपके हैं। अध्याय की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर उन्होंने तो कहा था कि
हम उनके लायक नहीं है और वह हमें अपनी पत्नी नहीं मानेंगे। चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? उनके कहने से थोड़ी ऐसा होता है। आप महादेव पर यकीन करती है ना? अगर आपके महादेव ने उनके साथ आपका रिश्ता जोड़ा है तो जरूर कुछ सोचकर जोड़ा होगा। बस अपने महादेव पर भरोसा रखिए। आप उनकी बीवी है, उन पर आपका पूरा हक है और उनकी चीजों पर भी। बाकी की बातें बाद में, पहले आप आराम कर लीजिए। आपके लिए फिलहाल आराम करना बहुत जरूरी है। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने अपना सर हिला दिया। सावित्री जी ने प्यार से उसे बेड पर लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। चांद आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। आज तक कोई भी नहीं था जो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर उसे सुलाए। कुछ देर में चांद की आंख लग चुकी थी। सावित्री जी ने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अध्याय ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी रिलैक्स, हम भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे भाई को। जो कुछ भी उन्होंने किया वह बहुत गलत था। वह सिर्फ इसलिए भाभी को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। अगर उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया नहीं तो इसमें उनकी क्या गलती है? और वैसे भी भाई की वह गर्लफ्रेंड वर्तिका पढ़ लिख कर भी गंवार है तो फिर उनसे अच्छी तो हमारी भाभी है। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वार्ड के बाहर लाकर धीमी आवाज में कहा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम इस बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते। दिल कर रहा है कि सच में व्योम से इसका तलाक कर दे क्योंकि वह सच में इसके लायक नहीं है, पर कभी कभी यह भी सोचते हैं कि वह नालायक कहीं किसी और चुड़ैल को पकड़कर न ले आए। एक तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ शादी करके पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, दादी माँ, मॉम भले ही इडियट है पर वह दिल की बुरी नहीं है। आप जानती हैं ना? अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो ये बताओ कि क्या तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे से पैसों के लिए शादी नहीं की है? सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय चुप हो गया। उसने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, ये सारी बातें छोड़िए। दादी माँ, पहले ये बताइए कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि भाई तो दोबारा उसे चुड़ैल के पास वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई को लगेगा कि चुड़ैल ने उन्हें धोखा दिया है। बस चुड़ैल को मुझ पर शक ना हो जाए, वरना भाई पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने कुछ सोचते हुए कहा, उसके जितने पुराने बॉयफ्रेंड थे सबको ढूंढो और सबको एक एक करके व्योम के पास भेजो। अध्याय ने चमकती आंखों से सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो दादी माँ। आखिर दादी किसकी हो? मेरी। कहते हुए अध्याय वहां से चला गया। सावित्री जी ने अपना सर हिला दिया और वहीं पर बैठ गई। दूसरी तरफ अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन में व्योम इस वक्त एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। मीटिंग रूम में उसके अलावा 20 से 25 लोग और मौजूद थे। वहां पर मौजूद जितनी भी लड़कियां थीं उन सभी का ध्यान व्योम पर था और व्योम का ध्यान प्रेजेंटेशन पर। आधे घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। क्लाइंट्स ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम आपके साथ मिलकर बनाएं। हमने प्रेजेंटेशन भी दिखा दिए हैं। ये पुणे का सबसे आलीशान होटल होगा। व्योम ने प्रेजेंटेशन की तरफ देखते हुए कहा, आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ यह प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूं। कहते हुए व्योम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। व्योम की बात सुनते ही क्लाइंट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट के पेपर साइन हो चुके थे। व्योम ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो मीटिंग यहीं पर खत्म हुई। कहते हुए व्योम वहां से तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ चला गया। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट विवेक भी आ रहा था। विवेक ने अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने पता लगाया है। वर्तिका मैडम सच कह रही है। कल किसी ने उनका किडनैप किया था, पर किसने किया था अभी तक पता नहीं चला है। विवेक की बात सुनते ही व्योम के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने खुद से कहा, मुझे लगा ही था कि ये सब कुछ आपने किया है दादी माँ। कहते हुए व्योम अपने केबिन में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वह पेपर वेट को टेबल पर घुमा रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई थी, मिस्टर अग्निहोत्री। इस आवाज को सुनकर वह व्योम ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर इस वक्त एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, खड़ी होकर व्योम को ही देख रही थी। व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस बजाज? मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग ग्रुप में मौजूद क्लाइंट में से ये लड़की किसी एक क्लाइंट की बेटी थी। उसने अंदर आते हुए कहा,
मिस्टर अग्निहोत्री, आप मुझे लीना कह सकते हैं। कहते हुए वह लड़की व्योम के पास आ गई। उसने व्योम के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, जितना सुना था उससे कहीं गुना ज्यादा हॉट है आप। कहते हुए उसके हाथ में व्योम के कंधों से होते हुए उसकी गर्दन पर चल रहे थे। उस लड़की ने धीरे से झुककर व्योम की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आज रात का क्या प्लान है आपका? लीना की बात सुनकर भी व्योम झटके से उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारा खून करने का प्लान है स्वीट हार्ट। कहते हुए व्योम ने लीना को नीचे धक्का दे दिया। व्योम की बात सुनकर लीना पहले ही घबरा गई थी, पर उसके इस तरह से धक्का देने की वजह से वह मुंह के बाल फ्लो पर गिर गई। व्योम ने अजीब तरह से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। व्योम की बात सुनकर लीना ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, आखिर कमी क्या है मेरे अंदर मिस्टर व्योम? इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी एजुकेटेड हूँ, इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। व्योम ने लीना को घूरते हुए कहा, बिकॉज आई एम मैरिड। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। नाउ गेट लॉस्ट। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए चांद बियॉन्ड द स्काई, अ सागा ऑफ डार्कनेस।